आयुष राज, मैं उस कैंपस में घूम नहीं रहा था मेरे दोस्त, वहां तो अपना सेंटर भी है ना। वहाँ 7 बजे से 8:30 बजे मेरा क्लास रहता है। तो वहाँ हम घूमेंगे क्यों, हम तो क्लास लेने गए थे, ठीक है। हो सकता है आप लोगों ने उसी टाइम पर आप देख लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज का हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप लोग जम करके मेरे दोस्त डिस्कशन को देखिएगा, ताकि काफ़ी आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। एकदम जम करके मेरे दोस्त अपने अपने ग्रुप में, अपने अपने मित्र में इसे शेयर कर दीजिए, शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये जो हम सेट आपको चला रहे हैं ये तमाम एग्जामिनेशन के लिए में ज़्यादा टाइम दीजिए। पेड बैच में ज़्यादा टाइम दीजिए, तो ज़्यादा टाइम तो देते ही हैं पेड बैच में, दिक्कत कहाँ है, हर बैच में ज़्यादा टाइम देते हैं। चलिए थैंक यू। आओ मेरे दोस्त शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। फर्स्ट क्वेश्चन है, यदि 6 अंकों वाली संख्या 24 के से विभाज्य हो तो PQ का मैक्सिमम मान क्या होगा। देखिए, अगर PQ का मैक्सिमम मान निकालना है तो वैसी स्थिति में हमें P को भी मैक्सिमम रखना होगा और Q को भी हमें मैक्सिमम ही रखना होगा, ठीक है मेरे दोस्त। ओके, अब देखना कि अगर कोई संख्या 24 का मल्टीपल है या 24 से डिविजिबल है तो वो 8 और 3 दोनों से डिविजिबल होगा, क्योंकि जो संख्या 24 से कटेगा वो 8 और 3 दोनों से कटेगा। अब देखिए, अब जो संख्या 8 से कटता है उसका आखिरी 3 अंक 8 से कटेगा, ठीक है। अब आखिरी 3 अंक 8 से कटेगा तो हम Q का क्या मान रखें कि आखिरी 3 अंक 8 से कट जाए। अब चूंकि Q को मैक्सिमम करना है तो आप बताइए किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान क्या होगा। तो डिजिट का मान 0 से 90 तक, सॉरी 0 से लेकर 9 तक होता है, यानी किसी डिजिट का मैक्सिमम मान मेरे दोस्त हमारा 9 हो सकता है। तो अगर हम Q का मान 9 रखेंगे तो हो जाएगा 994, 12 × 96 बचेगा 3, 3 पर 4 34, बिल्कुल भी 8 से नहीं कटेगा, इसका मतलब 9 संभव नहीं है। 8 रख के देखिए, अगर आप 8 रखते हैं तो 984, 12 × 96 बचेगा 2, 2 पर 4 24, 8 × 24, बिल्कुल मेरे दोस्त कट जाएगा, यानी कि Q का मान 8 यहां पर सेटिस्फाई हो गया। अब आप बताइए ये हमारा क्या है, 1 1 P, ये 9, Q का मान 8 हो गया और साथ में हमारा 4, ठीक है। अब आप बताइए, हम 8 की डिविजिबिलिटी लगा चुके हैं, अब किसकी डिविजिबिलिटी लगाएंगे, 3 की डिविजिबिलिटी। 3 की डिविजिबिलिटी, 3 के विभाज्यता के नियम के अनुसार कोई संख्या 3 से तभी कटेगा जब उसके अंकों का योग 3 से कटेगा। तो बताइए, 8 4 12 3 से कट रहा है, 9 भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये तीनों का योगफल अगर हम करते हैं तो 2 + P हो जाएगा। क्या ये 3 से कट रहा है, बिल्कुल भी ये 3 से नहीं कट रहा है। अगर इसको 3 से कटना है तो P का मान क्या रखना होगा, तो चूंकि मुझे P को भी मैक्सिमम रखना है तो मेरे दोस्त किसी भी डिजिट का मैक्सिमम मान 9 होता है। अगर P का मान 9 रखते हैं तो 9 2 11 जो 3 से नहीं कटेगा, ये नहीं चलेगा। अगर 8 रखते हैं तो 8 2 10, ये भी 3 से नहीं कटेगा। अगर हम 7 रखते हैं तो 7 2 9, बिल्कुल 3 से कट जाएगा, यानी कि 7 मेरा चलेगा। तब तो हम कह देंगे कि सर P का मान 7 और Q का मान 8, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56। तो आइए, इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, जो मेरे दोस्त 56 हो जाएगा। झारखंड सीजीएल का भी क्वेश्चन करवाया जाए, बिल्कुल मेरे दोस्त एकदम सब कुछ इसके अंदर होगा, आप एकदम से टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलिए थैंक यू वेरी मच। ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। देखो मेरे दोस्त, ये 2 नंबर क्वेश्चन। अब ये देखिए, यदि a और b समीकरण x² + x - 2 = 0 के मूल हैं। अब इस द्विघात समीकरण के रूट हमारा a और b है, तो आप हमें वो द्विघात समीकरण बताइए जिसके एक मूल ये हो और दूसरा मूल ये हो, ठीक है। तो मेरे दोस्त एक काम करो ना, आप इस मूल को अल्फा कह दो और इस मूल को आप बीटा कह दो। तो जानते हो, जिस मूल का यूज करके कोई क्वाड्रेटिक हमसे पूछेगा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है x² और माइनस सम ऑफ रूट इंटू x और प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट, ठीक है। यानी x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। ओके, अब ये देखिए, ये हमारा ax² + bx + c = 0। अब जैसे ही आप इससे इसकी कंपैरिजन करते हैं, आप स्वयं देख लीजिए मेरे दोस्त,
अगर हम कंपैरिजन करेंगे तो चूंकि इसका मूल a और b है तो हम कहते हैं कि मूलों का योग क्या होगा, तो मूलों का योग होता है माइनस बी बाई ए, तो b के जगह पर है 1 तो माइनस बी, और बाई ए है 1 तो हो जाएगा -1। मूलों का गुणनफल ये हमारा c बाई ए होता है, तो c है -2 और a हमारा 1 है तो ये -2 हो जाएगा। तो इस प्रकार आप देखेंगे मूलों का योगफल -1 हुआ और मूलों का गुणनफल हमारा -2 हो गया। ठीक है, तो आपने क्या किया, इस तरह से a प्लस बी फाइंड कर लिया और a इंटू बी फाइंड कर लिया। तो भैया a प्लस बी और a माइनस बी जो मैंने फाइंड किया, क्या उसका यूज यहां पर है? बिल्कुल है। अब देखिए ना, हमें वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए जिसके मूल 1/a प्लस 1/b और ये हमारा ए बी है। तो आप सोचिए जरा सा, क्या यहां हम एलसीएम लेंगे तो ए बी होगा, यहां आ जाएगा b और यहां आ जाएगा a, तो a प्लस बी का मान कितना -1 और a b कितना है अपना -2 है, यानी ये हमारा 1/2 हो जाएगा। रही बात a इंटू बी की, तो a इंटू बी निकाल चुके हैं हम -2, यानी कि हमें जो नया द्विघात समीकरण पूछा था उसका एक मूल आएगा 1/2 और दूसरा मूल है -2। तो आइए इस पर बैठाइए, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा हम निकाल चुके हैं कितना, तो भैया अल्फा प्लस बीटा, तो एक मूल है आपका अल्फा 1/2 और बीटा है -2, तो ये हो जाएगा 1/2 और -2 इंटू एक्स प्लस ये मूलों का गुणनफल, तो एक मूल आपका 1/2 है और दूसरा मूल आपका है -2। क्यों? क्योंकि आपको यही दोनों मूल यूज करके नया क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूछ रहा था। बराबर क्या हो जाएगा 0, तो x² ये -3/2, तो 3 माइनस माइनस प्लस 3/2x हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएंगे, -1 बराबर 0। अगर हम यहां पर एलसीएम लेते हैं तो ये 2x² प्लस 3x -2 बराबर 0। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये 2022 रेलवे के अंदर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए मेरे दोस्त बढ़ते हैं हम लोग। ये था हमारा 2 नंबर क्वेश्चन। आइए 3 नंबर क्वेश्चन पर हम लोग चले। अब 3 नंबर क्वेश्चन यहां पर ये है, आप लोग भी ध्यान से देखिए और थोड़ा बनाने की कोशिश करिए। मैं आप लोगों को बस यही कहूंगा कि ये जो अभी मैं क्लास अभी आपके लिए कंटिन्यू किया हूं, इस क्लास का बहुत महत्व है, क्योंकि ये जो क्लास है मेरे दोस्त आपके एग्जामिनेशन में आपको बहुत बेनिफिट पहुंचाएगा, चाहे आप तैयारी किसी भी एग्जाम के कर रहे हों। आप लोग इसको बनाइए भी और मेरे दोस्त आगे भी बढ़िए। चलिए, थैंक यू। कह रहा है कि 1000 से कम कितनी प्राकृत संख्याएं हैं जो 5 या 7 से डिविजिबल हो लेकिन 35 से डिविजिबल नहीं हो। 1000 से कम का मतलब ये हुआ कि 1000 कंसीडर नहीं होगा, हम 999 तक कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्त। दूसरा 5 या 7 से, तो याद रखना 5 और 7 से डिविजिबल की बात जब भी कोई करे तो 5 या 7 का मतलब होता है 5 से डिविजिबल प्लस 7 से डिविजिबल और माइनस 5 एंड 7 बोथ, यानी 5 और 7 दोनों से। तो जो 5 और 7 दोनों से डिविजिबल होगा वो इनके एलसीएम 35 से भी डिविजिबल होगा। जानते हो मेरे दोस्त, अभी जो आपने ये एक्सप्लेनेशन लिखा है, ये 5 से डिविजिबल प्लस 7 से डिविजिबल माइनस 35 से डिविजिबल, ये एक्सप्लेनेशन सिर्फ और सिर्फ इसका है 5 या 7 का। ठीक है, तो 5 या 7 से विभाज्य चाहिए लेकिन 35 से विभाज्य नहीं चाहिए। तो ये तो हो गया 5 या 7 से विभाज्य का एक्सप्लेनेशन। अब इसमें से आपको 35 से विभाज्य घटाना भी पड़ेगा। ठीक है, अब ये मत कह दीजिएगा कि 35 से विभाज्य एक बार घटा दिए हैं तो दोबारा क्यों घटाए हैं। अरे भाई, ये पूरा एक्सप्लेनेशन इसका है, लेकिन आपको 35 से विभाज्य नहीं चाहिए तो आपको उसको घटाना पड़ेगा। ठीक है, चलिए अब दूसरा बात समझिए।
1 से लेके 999 तक में 5 से डिविजिबल हम कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी 1 से शुरू होगा तो लास्ट नंबर को उठा लीजिएगा। लास्ट नंबर को उठा के 5 से डिविजिबल चाहिए तो 5 से भाग दीजिए, आपको 7 से डिविजिबल चाहिए 7 से भाग दीजिए, ठीक है। 35 से डिविजिबल चाहिए 35 से भाग दीजिए, ठीक है। आप एक बात और कि मेरे दोस्त यहां जब भाग देंगे ना, सिर्फ भागफल लिखना है, शेषफल से कोई मतलब नहीं है। अब देखिए 5 से अगर हम करते हैं तो 19 पचे 95 बचेगा 4, 9 पचे 45। यहां देखिए 14 सते 98 बचेगा 1, 7 दूनी 14 और माइनस 35 दूनी 70 बचेगा 29, 9 299, 35 8 280 यानी 8 बार में जाएगा, मतलब 8 बार में लगेगा 28 बार में, और 35 से यहां भी मेरे दोस्त 28 बार में ही, क्योंकि रिमाइंडर से हमको ऐसे भी कोई मतलब नहीं है। ओके, अब ये देखिए 9 2 हमारा 11 हो गया, 9 4 13 1 14 और 2 और 1 3, ये हो गया 341। तो 341 में से हमें 28 28 56 घटाना होगा, तो फाइनली हमारा आंसर 285 आएगा, यानी इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्त। चलिए राजनीति भाई तुम यहां भी पहुंच गए, चलो ठीक है, पहुंच गए तो अच्छी बात है, थोड़ा सा अच्छे से ठीक है बिहेव करना है। तुम समझ ही रहे हो ना, बस ये तुम्हारे लिए प्यार से मेरा संकेत है, ठीक है। चलो काम करते हैं। दो संख्याओं का लघुत्तम समावर्तक उनके महत्तम समावर्तक का 20 गुना है। अब ये देखिए एलसीएम जो है वो एचसीएफ के 20 गुना के बराबर है, ठीक है मेरे दोस्त। फिर क्या बोला कि एलसीएम और एचसीएफ का योगफल 504 है। देखो आपका एलसीएम 20 एचसीएफ के बराबर है, तो आप यहाँ 20 एचसीएफ लिखिए, प्लस एचसीएफ बराबर हो जाएगा 504, ये हो जाएगा 21 एचसीएफ 504। तो एचसीएफ का मान कितना 24। अब जैसे ही एचसीएफ का मान 24 ले आए हैं तो आप यहाँ 24 रख दीजिए, तो 24 इंटू 20 480 हो जाएगा। तो ये आपका एलसीएम हो गया और ये आपका एचसीएफ हो गया। क्या बोला है दोस्त, हमें कहा है कि उन दोनों संख्या का अंतर है 24, ठीक है। आप बताइए संख्या का योगफल क्या होगा। पहली बात तो आप ये जान लो कि जब भी दो संख्या का एचसीएफ मेरे दोस्त 24 है, तो वो जो दोनों संख्या होगा वो 24 के मल्टीपल में ही होगा, दोनों संख्या 24 के मल्टीपल में ही होगा, इसलिए हमने 24A और 24B कह दिया। तभी तो 24 कॉमन लेंगे तो एचसीएफ बनेगा, हाँ या ना। बिल्कुल, हमें कह रहे हैं दोनों का योगफल बताइए। अगर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 24 हमारा कॉमन आ जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों संख्या का योगफल जो होगा वो 24 का मल्टीपल होगा। तो देखो 24 का मल्टीपल ना तो ये है ना ही ये है ना ही ये है, ये 24 का मल्टीपल है, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 216 हो गया। आई होप कि आपको ये बात भी समझ में आ रहा होगा। देखो 40 क्वेश्चन के डिस्कशन का जो टाइम है वो मॉर्निंग दोपहर में है, 2 से 4 में, 2 से 4 में 40 क्वेश्चन का डिस्कशन होता है, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए थैंक यू वेरी मच, ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब देखो अगर कोई इसको डिटेल में करना चाहेगा तो डिटेल में कैसे करेगा, यहां तक आ गए, अब डिटेल में कैसे होगा। तो डिटेल में करने के लिए यहीं पर थोड़ा सा ऑपरेशन करना होगा। क्या ऑपरेशन, देखिए एचसीएफ 24 है तो दोनों नंबर 24 से 24 भी हो गया। हमें कहता है कि इन दोनों का अंतर 24 है, तो यदि दोनों का अंतर 24 है तब तो कॉमन आके 24 से 24 कटेगा तो a माइनस बी 1 हो जाएगा। बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल हाँ। अब इन्हीं दोनों का एलसीएम है 480, 24A और 24B का एलसीएम कैसे निकालेंगे, तो जो दोनों में कॉमन है उसे आप कॉमन कर लीजिए और जो कॉमन लेने के बाद बचेगा उससे मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, और इनका जो मेरे दोस्त एलसीएम अभी आप निकाले वही दिया हुआ है 480। तब तो यहां से A इंटू बी निकालेंगे तो 24 दूनी 48 यानी कि हो जाएगा 20। तो आप तनिक सोचिए, ऐसी दो संख्या मेरे दोस्त ध्यान से देखो, ऐसी दो संख्या जिनको गुना करने से 20 और घटाने से 1 हो जाए वो 5 और 4 होगा। तो
तो 5 और 4 को गुना करोगे 20 हो जाएगा, घटाओगे तो 1 भी हो जाएगा। तो हो तो गया, ए बी का मान आ गया। अब आपको क्या करना है कि आपको नंबर डिसाइड करना है। तो लीजिए 24, ए का मान है 5, ये 24 और बी का मान है 4। मेरे दोस्त दोनों का हमें योगफल चाहिए, योगफल निकालोगे 216 आएगा। तो मैंने आपको ये डिटेल बताया, पहले तो मैंने आपको शॉर्टकट में भी दिखा दिया कि आंसर हमारा 216 कैसे होगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आइए अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये था हमारा 4 नंबर क्वेश्चन। अब इसे देखो दोस्त, ये क्या है। अब देखो, मैं आप लोगों को प्यार से एक बात फिर कहता हूं, ये जो सेशन है ये बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन आप लोगों की ये जो प्रेजेंटेशन है ये शोभनीय नहीं है। इसलिए थोड़ा आप भी एफर्ट लगाइए और फिर देखिए कि हमारे काम में और कितना आपके लिए निखार आता है। क्योंकि कहते हैं कि चाहत से ही कुछ होता है। आपकी चाहत होगी तो जान जरूर लगा देता है एक शिक्षक। ठीक है, ध्यान दो। हमें कह रहा है कि वो बड़ी सी बड़ी नंबर बताइए जिससे इन तीनों को भाग देने पर, यहां देखो दोस्त, 7897, 8110 और 8536 को सबसे बड़ी संख्या x से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक स्थिति में समान शेष आता है। बताइए उस x के अंकों का योग क्या होगा। सबसे पहले वो बड़ा से बड़ा नंबर जिससे हम इन तीनों में भाग दें तो समान शेष आए, वो नंबर कैसे आएगा। तो उसके लिए आप इन दोनों का डिफरेंस लीजिए और इन दोनों का भी डिफरेंस लीजिए। मेरे दोस्त, इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो ये 213 आ जाएगा और इन दोनों का डिफरेंस लेंगे तो 426 आ जाएगा। अब यहां पर देखिए, इन दोनों का डिफरेंस 213, इन दोनों का डिफरेंस 426। अब ये जो डिफरेंस आया है ना, आप बस इसका एचसीएफ ले लीजिए। अगर आप एचसीएफ लेने जाएंगे तो देखिए 213 है और ये 213 का डबल है, यानी दोनों में 213 कॉमन आएगा और जो दोनों में कॉमन आएगा वही तो हमारा एचसीएफ हो जाएगा। यानी ये 213 ही वो संख्या है जिससे हम तीनों में भाग देंगे तो समान शेष आएगा, और जिससे भाग देने पर समान शेष आएगा उसको तो x से लिखा है। इसका मतलब है कि x का मान आ गया 213। मुझे इसका सम ऑफ डिजिट चाहिए तो आप देख लीजिए सम ऑफ डिजिट कितना हो जाएगा, 6। यानी इस क्वेश्चन का आंसर आपका 6 हो गया। हो गया मेरे दोस्त। चलिए बढ़िए, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन को देखिए। देखो ये क्या लिखता है, ये लिखता है कि मॉड और मीडियन का डिफरेंस है 2। तो बताइए मीडियन एंड मीन का डिफरेंस क्या होगा, माध्यिका और माध्य का अंतर क्या होगा। आपको मैं एक चीज बताता हूं, यहां देखिए तो 3 मीडियन, 3 मीडियन बराबर मॉड यानी बहुलक और प्लस 2 इंटू मीन, 2 इंटू मीन। ठीक है मेरे दोस्त, अब मैं चाहता हूं कि आप 2 मीडियन को इधर रख लीजिए। तो 2 मीडियन को अगर आप इधर रख लेते हैं और 2 मीन को इधर लेके आप आ जाते हैं तो मेरे दोस्त क्या होगा, तो इधर आपका पहले से मॉड है। ठीक है, अब 3 मीडियन में 2 मीडियन रख लिए हैं तो 1 मीडियन इस पर आके माइनस में हो जाएगा। तो लीजिए 1 मीडियन इस पर आके माइनस में हो गया। तो आप यहां देखिए दोनों में से 2 कॉमन आएगा, तो दोनों में 2 कॉमन आ गया तो 2 मीडियन और माइनस में मीन, यानी ट्वाइस ऑफ मीडियन माइनस मीन बराबर ये हमारा मॉड और माइनस में मीडियन। यानी आप यहां यही देख पा रहे हैं कि ये जो हमारे पास है, ध्यान दो मेरे दोस्त, 2 इंटू मीडियन माइनस मीन बराबर मॉड माइनस मीडियन, ये एक कंसेप्ट है और एक इसको दोनों को ध्यान रखना तो बहुत फायदे होंगे। अभी आप देखो क्या है, मॉड और माइनस मीडियन का डिफरेंस 2 है। ठीक है, तो देख लो मेरे दोस्त, बहुलक का मतलब क्या है, मॉड, और मीडियन माध्यिका का मतलब क्या है, मीडियन। ठीक है, तो देखिए तो बहुलक मॉड और मीडियन का डिफरेंस वहां पर 2 दिया है और आपसे मांगा है माध्यिका और माध्य का अंतर। तो आप क्या करेंगे, यहां पर 2 से 2 आपका कट जाएगा एक बार में। इसका मतलब ये हो गया कि अगर कभी भी क्वेश्चन के अंदर माध्यिक बहुलक और माध्यिका का अंतर 2 दे दे तो माध्यिका और माध्य का अंतर 1 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। सर हिंदी में लिखा करो प्लीज। अच्छा ठीक है, हम हिंदी में ही लिखेंगे, डोंट वरी।
नरेश योगी आप टेंशन नहीं लीजिए, ठीक है। चलो दोस्त आओ 7 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। अब देखो इसमें हमने सेंट्रल एसएससी और रेलवे दोनों का क्वेश्चन रखा है। तो चूंकि ये एसएससी रेलवे का कंबाइंड सेट है तो हम यहाँ पर कंबाइंड क्वेश्चन रख रहे हैं, तो आप लोग को भी कंबाइंड रूप से इसमें हिस्सा लेना चाहिए। अब ये देखिए कॉस स्क्वायर प्लस साइन प्लस 1 बराबर 0, तो बताइए निम्नलिखित में से किसके मध्य आपका आंसर होगा। यानी कह रहा है इसका मान जो है ऑप्शन में किसके बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा, इन दोनों के बीच होगा, या इन दोनों के बीच होगा। अभी पता चल जाएगा। बताइए कॉस स्क्वायर को क्या 1 माइनस साइन स्क्वायर नहीं लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और यहां देखिए ये साइन और प्लस 1 पहले से है। मेरे दोस्त मुझे ये बताओ अगर एक पर स्क्वायर भी दे दो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी और इंटू ए माइनस बी, और प्लस ये क्या है मेरा, ये हमारा है साइन प्लस 1 और बराबर कितने 0। अब आप इसको देखिए दोनों में 1 प्लस साइन, दोनों में 1 प्लस साइन कॉमन है, तो 1 प्लस साइन आप कॉमन कर लीजिए। यहाँ से क्या बचेगा, तो यहाँ से आपका बच जाएगा 1 माइनस साइन। अब 1 प्लस साइन कॉमन कर लिए हैं तो यहाँ कुछ भी नहीं, तो 1 बच जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से आप देखिए साइन प्लस 1 0 के बराबर होगा, ठीक है, और ये 0 के बराबर होगा। तो ये क्या है 2 माइनस साइन, ये 0 के बराबर होगा। तो वैसी स्थिति में साइन का मान हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। और आप यहां पर देख लीजिए साइन का मान -1 हो जाएगा, ठीक है। अब आपको मैं एक चीज बताता हूं, साइन का रेंज -1 से 1 होता है, तो साइन का मान कभी भी 2 नहीं हो सकता है। तो ये सिचुएशन तो आप हटा दीजिए, ठीक है। अब बात इसकी होगी, तो देखिए साइन थीटा, साइन में -1 जो है 270 डिग्री का मान होता है। 270 का मतलब 3π/2, ठीक है, 90 गुना 3 270। तो साइन थीटा बराबर साइन 270, इसका मतलब थीटा बराबर हो जाएगा 3π/2, और 3π/2 को ही लिख सकते हैं 6π/4। और 6π/4 अगर आप देखिएगा तो इन दोनों के बीच में है, 5π/4 और 7π/4 के बीच में 6π/4 है, और किसी भी ऑप्शन के अंदर 6π/4 बीच में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का आंसर हो गया। ये तरीका था इस सवाल को बनाने का। अब आप में से बभूत देता है चलो मेरे दोस्त आओ ध्यान दो। अब हम इसकी बात करें, आप सभी लोग इस सेशन को अपने अपने फेसबुक पर ठीक है शेयर मारेंगे लगातार, जिनकी इच्छा होगी तो इससे अधिक से अधिक लोग जान जाएंगे, तो फिर इस सेशन को और कंटिन्यू करने में मजा आएगा। मैं आपको एक बात बताता हूं मेरे मित्र, ये साइन 3π/2 देख रहे हैं, तो क्या हम इसको पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं? जी हाँ, साइन 180 प्लस थीटा माइनस साइन थीटा, ठीक है भाई। तो माइनस साइन थीटा, तो इस तरह से यहाँ पर क्या देखोगे -1, यानी साइन 270 डिग्री का मान वाकई -1 होता है। चलो ध्यान दो, अब इस क्वेश्चन पे आ जाओ, बिल्कुल समझ में आएगा। अरे समझ में नहीं आने का तो कोई बात ही नहीं है, ठीक है। एक भाई कह रहा है कि सर आज मेरा मैथ का क्लास नहीं लिए थे मेरे मित्र, सुबह में मेरा तबीयत थोड़ा ख़राब था, ठीक है। तो वैसी स्थिति में ये जो सेट है ना, ये सेट ही आपके क्लास में दिया गया था, और भाई लोग ये सेट बना लिए थे, जहाँ पर मैं 8 नंबर क्वेश्चन तक डिस्कशन भी करा दिया था। 9 नंबर से अभी वो लोग डिस्कशन देखेंगे, तो आप लोग भी देखिए, आप लोग को भी अच्छा रहेगा। 270 का वैल्यू हम कैसे निकालेंगे सर? अभी अभी तो बताए हैं 270 का वैल्यू कैसे निकालेंगे। साइन 270 है ना 3π/2, 3π/2 को हम पाई प्लस π/2 लिख सकते हैं, और साइन 180 प्लस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, जो आपका -1 हो जाएगा, क्योंकि 180 प्लस थीटा जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट, सॉरी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन का मान माइनस में होता है। चलिए मेरे दोस्त अब हम इसकी बात करें, ये क्वेश्चन क्या है,
देखिए क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि 72 मीटर और 128 मीटर की दूरी पर क्रमशः M और N एक ऊंची इमारत के शीर्ष का उन्नयन कोण इमारत के आधार से और इसके एक ही सीधी रेखा में पूरक है। तो बताइए इमारत का एंगल क्या होगा, इमारत की सॉरी एंगल नहीं, ऊंचाई क्या होगा। अब ये देखो मेरे दोस्त, एक इमारत है, ठीक है, और इस इमारत की जड़ से D1 की दूरी पर एक पॉइंट है और इमारत की जड़ से D2 की दूरी पर एक दूसरा पॉइंट है, ठीक है। आप यहां ध्यान से देखना, इमारत के शीर्ष से ये दोनों ही पॉइंट, इमारत के शीर्ष से दोनों ही पॉइंट के जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो पूरक है। पूरक का मतलब समझ रहे हो, ये अगर थीटा होगा तो ये हमारा 90 माइनस थीटा होगा, ठीक है, तभी हम इसको पूरक मानेंगे। ओके, क्या है कंसेप्ट ये, इमारत की जड़ से D1 की दूरी पर एक पॉइंट, D2 की दूरी पर दूसरा पॉइंट, और दोनों ही पॉइंट पर बनने वाले एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, यानी दोनों मिलकर 90 डिग्री। आपसे कहा बताइए इसकी हाइट क्या होगी। अगर मेरे दोस्त हम इसकी हाइट लेने जाएंगे तो क्या हो जाएगा, रूट के अंदर D1 इंटू D2, D1 और मेरे दोस्त इंटू D2, ठीक है। अब यहां देख लो h बराबर क्या हो जाएगा, h बराबर हमारा D1 है 72 और D2 है हमारा 128। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं कि 128 में से 2 जो है 72 को दे देंगे तो 144 हो जाएगा, और 128 जो है 64 हो जाएगा, तो 12 और 8 आएगा जो आपका 96 होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका कितना हो गया, 96, 96, 96। बहुत ज्यादा है, इतना नहीं जाएगा। क्या हो गया भाई, अरे मेरे दोस्त कुरुक्षेत्र 4.0 का जो बैच है उसको महाभारत बैच लेने की क्या जरूरत है। जिसके पास कुरुक्षेत्र 4.0 है उसको हम महाभारत लेने थोड़े बोले हैं। 4.0 के लिए जो कुरुक्षेत्र लिया है वो कुरुक्षेत्र में ही पढ़ेगा, जिसने महाभारत लिया है वो महाभारत को पढ़ेगा, ठीक है। ऐसा तो हम नहीं कहे कि कुरुक्षेत्र 4.0 वाले महाभारत ले लीजिए, ऐसा हम कहीं बोले हैं। चलिए, सुधीर क्या बोल रहे हो, दिन लिख रहा है। चलो मेरे दोस्त इस पर बात करते हैं। ये आरआरबी जेई देख ले हो, आरआरबी जेई 2019 का सवाल है ये, ठीक है भाई। 19 में जेई में क्वेश्चन पूछा गया था। क्या है क्वेश्चन उसको समझना। कह रहे कि उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से देखे जाने पर उधर्व दिशा यानी ऊपर की दिशा की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण 10 बजे 30 डिग्री था, जो बदलकर 10 बजकर 2 मिनट पर 60 डिग्री हो गया। तो बताइए गुब्बारे की स्पीड क्या होगी। यहां देखो दोस्त, मान लो इस स्थान से गुब्बारा ऊपर उड़ रही है, ठीक है, और इसी स्थान से, एकदम ध्यान से देखना, इस स्थान से गुब्बारा ऊपर उड़ रही है, ठीक है भाई। अब इस स्थान से गुब्बारा ऊपर उड़ रही है, इसी स्थान से 300 मीटर की दूरी पर, एकदम ध्यान से देखना, गुब्बारा ऊपर की ओर उड़ रही है, ऊपर की ओर, ठीक है, गर्म हवा से भरा हुआ गुब्बारा है, तो गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है। इसी पॉइंट से 300 मीटर के डिस्टेंस पर यहां पर एक पर्सन है, ठीक है, और ये यहां से देखता है किसको, गुब्बारा को। मेरे दोस्त गुब्बारा उड़ते उड़ते उड़ते, एकदम ध्यान से देखना, गुब्बारा ऊपर उठते उठते जिस वक्त 10 बजता है, यानी कि 10 AM में पहली बार ये गुब्बारा को देखता है। तो जब ये गुब्बारा को देखेगा ना, तो कह रहे हैं कि इसके आंख पे जो उन्नयन कोण बनते हैं, इसके आंख पे वो 30 डिग्री बनते हैं, ठीक है, 30 डिग्री। ओके, तो देखिए 10 बजे 30 डिग्री, लेकिन 10 बज के 2 मिनट पर 60 डिग्री। अब यहां देखिएगा, अब से 2 मिनट के बाद, यानी जब 10 बजकर 2 मिनट हो रहा था, उस समय जब यहां से गुब्बारे को देखा गया तो मेरे दोस्त 60 डिग्री का एंगल पाया गया, ठीक है। हमसे यही पूछ रहा है इस गुब्बारे की चाल क्या होगी। तो गुब्बारे की चाल, तो गुब्बारा ऊपर की ओर जा रहा है ना, और चाल, किसी का भी स्पीड फाइंड करना होगा,
स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो मेरे दोस्त एक चीज तो तय है, यहां से यहां देखिएगा ध्यान से, यहां से यहां जाने का टाइम तो हम जान रहे हैं 2 मिनट, और 2 मिनट का मतलब क्या होता है 120 सेकेंड। तो समय तो हमको पता है, बस हमें पता क्या करना है, हमें पता करना है ये दूरी। अब देखो ये दूरी कैसे पता चलेगा, देखिए 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर 1 और बेस हमारा √3, लेकिन 60 डिग्री के लिए, 60 डिग्री के लिए पूरा का पूरा जो आपका परपेंडिकुलर है वो कितना हो जाएगा, तो 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका √3, और बेस कितना हो जाएगा आपका 1। अब मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, मेरे दोस्त ध्यान से देखो, 30 डिग्री के कारण ये √3 हो गया और 60 डिग्री के कारण ये आपका 1 हो गया। क्या ये अच्छा लग रहा है? बिल्कुल भी नहीं, सेम होना चाहिए। तो ये √3 है तो आप इसको √3 बनाओ, उसके लिए √3 से गुना। अब इसमें √3 से गुना किए ना, तो आपको इसमें भी √3 से करना होगा। √3 इंटू √3 कितने हो जाएंगे? 3 हो जाएंगे। अरे बोलिए हाँ या ना, बिल्कुल 3 हो जाएंगे। अब मेरे दोस्त हम देख रहे हैं ये पूरा 3 में ये 1 है, तो ये क्या होगा, ये हमारा 2 हो जाएगा। ठीक है भाई, तो चलो ये मुझे 2 नजर आ रहे लगा। अब हम आराम से ये फाइंड कर सकते हैं। वो कैसे? अब यहां से यहां जो मेरा √3 है ना, वो आपका 300 मीटर है। तो अगर √3 का मान, ठीक है, अगर √3 का मान 300 मीटर है, तो एक रेशियो का मान क्या होगा, √3 से कटेगा, 100 √3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, तो लीजिए एक का मान अगर 100 √3, तो दो का मान क्या होगा, 200 √3 मीटर हो जाएगा। तो देखिए यही जो 200 √3 मीटर है उसको 120 सेकेंड में पार किया है, तो स्पीड क्या हो जाएगा, तो हम सीधा सीधा कहेंगे कि 200 मीटर की दूरी अगर कोई 200 √3, तो √3 का मान 1.732 रख दीजिए। तो इतना मीटर की दूरी अगर कोई 120 सेकेंड में पार किया है, तो मेरे दोस्त क्या इसकी स्पीड होगी, तो यहां से देखिए 40 पंचे और 40 दिया। ठीक है, अब यहां से मेरे दोस्त अगर हम देखें तो ये 5 दूनी 10, 15 एक 16 होगा, 35 और एक 36, और 5 एकम 5 3 8, और मेरे दोस्त नीचे में 3। अगर आप 3 से भाग देंगे तो आपको अप्रॉक्स ये 2.9 लगभग दिखेगा, 2.9 लगभग। ठीक है, तो 2.9 मीटर पर सेकेंड, ये इस क्वेश्चन का आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। हम पर आप गुस्सा में काहे रहते हैं गुरुजी? अरे नहीं मेरे दोस्त, आपसे हम अत्यधिक प्यार करते हैं, है ना, आपसे हमें अत्यधिक स्नेह है, यही तो आपका दिक्कत है। आप मास्टर के स्नेह को उसका गुस्सा समझ लेते हैं, तो इसमें मास्टर की क्या कसूर है? अच्छा, एक बच्चा हमसे पूछ रहा है कि सर साइन 3000 का क्या हम कैसे वैल्यू निकाल पाएंगे? अच्छा यहीं पे निकाल दें, चलो यहीं पे निकाल देते हैं। अब मेरे दोस्त अब यहाँ पे देखो, आप हमसे कह रहे हो कि सर साइन 3000 डिग्री का मान क्या होगा। ठीक है, तो ये तो मेरे दोस्त साइन n इंटू 360 पे चलेगा, n इंटू 360, तो 360 को हम किससे गुना करेंगे कि 3000 के करीब पहुंचेगा। तो आप देखो ये 360 है ना मेरे दोस्त, अगर हम इसको यहाँ ध्यान से देखना, अगर इसको हम 8 से गुना करते हैं तो ये आपका 0, 8 छके 48, 8 तिया 24, और 24 4 हो जाएगा 28, यानी ये आपका 8 गुने 360 प्लस 120। क्या इसमें कोई तकलीफ है? नहीं होना चाहिए। अब आप मेरे दोस्त यहाँ देख लो, 2880 में अगर 120 जोड़ेंगे 300 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कंसेप्ट लगा दो, साइन n इंटू 360 प्लस थीटा, ये मेरे दोस्त हमारा हो जाएगा साइन थीटा। और आपको पता होना चाहिए कि ये जो हमारा साइन 120 है ये √3/2 होता है। फिर भी अगर इसको एक बार और चेंज करना चाहते हो तो कर सकते हो, साइन 90 प्लस 30, और साइन 90 प्लस 30 ये होगा कॉस 30, जो कि आपका √3/2 हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। रेलवे के लिए है ना सर? अरे भैया तो रेलवे के लिए नहीं है, तार आरबी जेई का क्वेश्चन हम क्यों करा रहे हैं, क्या बात करते हो मेरे दोस्त। ठीक है, चलो ये था हमारा 9 नंबर क्वेश्चन। आइए अब हम चलते हैं 10 नंबर पे। अब देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक इमारत के एक अर्धगोलाकार गुंबद को पेंट करना है।
ठीक है। यदि गुंबद के आधार की परिधि 154 सेमी है, यदि पेंट करने की लागत 4 रुपये प्रति 100 सेमी स्क्वायर की दर है, और इस तो बताइए पेंट करने की लागत क्या होगी। मेरे दोस्त हम आपको एक चीज पूछते हैं, अर्धगोलाकार गुंबद है, यानी इस प्रकार का अर्धगोलाकार गुंबद होगा, ये इस तरह से गुंबद बना हुआ है, ठीक है, इमारत के ऊपर में। तो अगर इमारत के ऊपर में गुंबद बना हुआ है, इसका मतलब इसका जो बेस है वो तो इमारत से अटैच होगा। पेंट बेस को तो नहीं करेंगे, पेंट किसको करेंगे, इसके कर्व सरफेस एरिया को पेंट करेंगे, ठीक है भाई। हाँ, बाकी दिया हुआ क्या है, बेस की परिधि दिया हुआ है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि एक अर्धगोला यानी हेमीस्फेयर का बेस एक क्या सर्कल के जैसा होता है, इसीलिए हेमीस्फेयर के बेस का जो परिधि होगा वो 2 पाई आर होगा, और ये हमारा 154 है। यहां से आप आर का मान निकालेंगे तो 22, ठीक है भाई, 22 सते 154। ओके, अब यहाँ 7 सते 49, 49/2 ये हमारा हो जाएगा, इतना सेंटीमीटर रेडियस हो जाएगा, ठीक है मेरे दोस्त। अब अगर हमें इसका कर्व सरफेस एरिया निकालना होगा जहां पेंट करना है, तो कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 ये 22/7 आर स्क्वायर करेंगे तो 49/2, और मेरे दोस्त ये 49/2 हो जाएगा। तो इतना क्या हो गया मेरे दोस्त, इतना हमारा जो आएगा वो तो हमारा सेमी स्क्वायर आएगा, लेकिन रेट क्या है, रेट हमारा है 100 सेमी स्क्वायर के लिए 4 रुपया है। तो बताओ जरा सा, एक सेमी स्क्वायर के लिए क्या होगा, 4/100 रुपया हो जाएगा। तो जब एक सेमी स्क्वायर के लिए 4/100 रुपया, तो इतना सेमी स्क्वायर के लिए क्या होगा, तो इसके लिए 4/100 से इसमें मल्टीप्लाई करना होगा। आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है भाई। अब इसे जैसे ही आप मल्टीप्लाई करने जाएंगे तो सबसे पहली बात 2 2 जब 4 तो कैंसिल आउट हो गया, 7 से 7 टाइम्स में ये भी हमारा चला जाएगा, तो ये 22 दूनी हो जाएगा 44, और ये कितने, तो 9 सते 63, 28 और 6 34, 343, और बट्टे क्या आ जाएगा 100। अब मेरे दोस्त हमको यहाँ पर ये देखना है, गुना करेंगे तो ये तो तय है कि डेसिमल के बाद 2 डिजिट होगा, और ये भी तय है कि 4 तिया 12 यानी कि यूनिट डिजिट 2 होगा। तो आप देखिए कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें दशमलव के बाद 2 डिजिट है और यूनिट डिजिट 2 है, तो वो सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर हमें ए दिख रहा है, जिसमें 150.92 नजर आ रहा है, ठीक है, 92। चलो मेरे दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये था हमारा 10 नंबर क्वेश्चन। अब इसको देख लो, देखो ये भी किस एग्जाम का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई का क्वेश्चन है। अब आरआरबी जेई का क्वेश्चन है, और मेरे दोस्त ये 2019 का क्वेश्चन है, आरआरबी जेई 2019 का ये क्वेश्चन है, एकदम ध्यान से आपको देखना होगा मित्र। ये क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि पी के साथ काम शुरू करके एक दिन छोड़कर काम करते हुए पी और क्यू किसी काम को 17 दिन में पूरा कर सकता है। यदि क्यू पहले दिन काम करता है, अच्छी बात है, समझ रहे हो मेरी बात क्या है, कि पी से शुरू किया है, यानी पी, अगर पी पहला दिन काम किया और एक एक दिन छोड़ के काम होगा, तो पी क्यू मिलकर कोई काम 17 दिन में कर सकता है। यह स्टेटमेंट यहीं पर समाप्त हो गया। लेकिन यदि काम की शुरुआत क्यू करता है, तो क्यू और पी मिलकर वही काम 53/3 दिन यानी 17 या 51 2/3, ठीक है भाई, 17 सहित 2/3 दिन में वही काम खत्म करेगा। तो बताइए अलग अलग प्रत्येक व्यक्ति काम खत्म करने में कितने टाइम लेंगे। बड़ा ही सिंपल बात है, अब पी से स्टार्ट करेगा और अल्टरनेट डे में करेगा, तो पहला दिन पी, दूसरा दिन क्यू, फिर से पी, फिर से क्यू, फिर से पी, फिर से क्यू, इस तरह से काम कर रहा है। जब इस तरह से काम कर रहा है तो काम 17 दिन में कंप्लीट हो जा रहा है, 17 डेज में। लेकिन अगर काम की शुरुआत क्यू कर रहा है, तो पहला दिन क्यू, फिर से पी, क्यू, फिर से पी, क्यू, फिर से पी, क्यू, फिर से पी, जब इस तरीके से काम हो रहा है, तो मेरे दोस्त इस स्थिति में ध्यान से देखना, काम हमारा 17 सहित 2/3 दिन में फिनिश हो रहा है, ठीक है। अब क्या करें, इसको थोड़ा देखना। अब हम यहां पर
आपसे एक सवाल पूछते हैं कि जब PQ हो रहा है तो 17 दिन, QP हो रहा है 17 सही 2/3 दिन। तो मेरी एक बात याद रखना, जो पहला दिन आ रहा है, तीसरा दिन आ रहा है, पांचवा दिन आ रहा है, यानी ऑड में दिन आ रहा है, जो ऑड में दिन आएगा वो तो हमेशा ऑड में दिन आएगा, यानी पहला तीसरा पांचवा इस तरह से जो आएगा 17वां दिन तो वही आएगा। कहिएगा हाँ सर। तो देखिए, पहला तीसरा पांचवा सातवां नौवां 11वां 13वां 15वां 17वां, यानी 9 दिन। कहने का मतलब इस 17 दिन में 9 दिन उसको मिलेगा जो शुरू किया है, तो शुरू पी किया है तो 9 दिन पी काम करेगा। 17 दिन में 9 दिन अगर पी काम करेगा तो क्यू 8 दिन काम करेगा, है ना। तो 9 दिन पी 8 दिन क्यू, तो हमारा काम खत्म होगा। साथ ही साथ यही काम जब शुरू हमारा क्यू करे और क्यूपी हो, तो आप सोचिए फिर वही बात है, पहला दिन क्यू है, पहला दिन हमारा क्यू है, तीसरा दिन क्यू है, पांचवा दिन क्यू है, सातवां दिन क्यू है, ऑड में दिन क्यू है। तो जो पहला तीसरा पांचवा सातवां करते हुए आगे बढ़ेगा तो 17वां दिन भी तो वही आएगा। तो आखिर 17वां कौन सा ऑड है? 9वां ऑड है। कैसे? 1 3 5 7 9 11 13 15 17 9वां ऑड हो गया। इसका मतलब है कि 17वां दिन भी क्यू आएगा, यानी कि 9 दिन क्यू आएगा। तो फिर पी कितना दिन आएगा? 17.2/3 में 9 हटा दो तो बचेगा 8.2/3। इतना दिन कौन आएगा? इतना दिन आपका पी आएगा। ठीक है, आप इसको भी जोड़ लीजिए। अरे भैया, टोटल में क्यू का टाइम हटाइए, क्यू पी का टाइम आएगा। टोटल में से पी का टाइम हटाइए, क्यू का टाइम आएगा। तो जो काम इधर खत्म वही काम इधर खत्म है। ठीक है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं 9p, उसको लेके आएंगे अगर तो हो जाएगा 24 और 2 26, 26/3p हो जाएगा। और 9q में 8q घटेगा तो q हो जाएगा। यहाँ 27 में 26 गया तो p/3 और ये हो जाएंगे q। मेरे दोस्त, आप ऐसा कर लो कि p/q कर लो, ये 3 चला जाएगा ऊपर में, 1 रहेगा नीचे में। यानी इस तरीके से आप देख पाओगे कि ये आपके PQ की इफिशियंसी है 3 और 1, यानी जितना समय में P 3 काम करता है उतना ही समय में Q 1। हालांकि इफिशियंसी यहाँ पर क्वेश्चन दिन में है तो दिन के अकॉर्डिंग होगा, P 1 दिन में 3 काम, Q 1 दिन में 1 काम। तो सबसे पहले टोटल वर्क निकाल लो। तो टोटल वर्क इधर भी फिनिश हुआ, इधर भी फिनिश हुआ, किधर से भी निकाल लो, इधर से ही निकाल लो। तो P 1 दिन में 3 काम करता है और Q 1 दिन में 1 काम करता है, इस तरह से 35 हो जाएगा। यानी आप मेरे दोस्त समझ गए, आप ये बात समझ चुके हैं, एकदम मेरी बात को ध्यान से देखना। आप ये समझ चुके हैं P की क्षमता 3 और Q की क्षमता 1 और टोटल काम 35। अगर 35 काम आप P से कराएंगे तो P की क्षमता है 3 तो 35/3 दिन लगेगा। अगर आप Q से कराएंगे तो टोटल काम है 35 और Q की क्षमता है 1 तो 35 दिन लगेगा। यानी Q 35 और P हमारा 35/3। तो देखिए ना, Q हमारे लिए 35 हो जाएगा, अब P 35/3। ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है आपके लिए। अब इसको थोड़ा देखिए, ये क्या है मेरे दोस्त। ये हमें कहता है कि ABC में AD लंब है BC पर और BE लंब है AC पर। हमें यह भी कहा गया कि AD और BD एक दूसरे को F पर काटता है। साथ ही साथ कहा कि BF AC के बराबर है। तो बताइए ABC का मान क्या होगा। अब आप इसको देख लीजिए थोड़ा ध्यान से कि ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास ABC एक त्रिभुज है। ठीक है, A, B और C ये अपना एक ट्रायंगल है। इसमें मेरे दोस्त AD लंब है BC पर, तो लीजिए AD लंब हो गया आपका BC पर, साथ ही साथ BE लंब AC, BE लंब हमारा AC पर, और ये दोनों एक दूसरे को कहां पर काट रहे हैं? ये दोनों एक दूसरे को F पर काट रहे हैं। ठीक है, ओके। और साथ ही साथ एक और चीज दिया है कि BF बराबर AC। मेरे मित्र आप ध्यान से देखो, BF बराबर AC कहने का मतलब ये हो गया कि जितना बड़ा हमारा BF है उतना ही बड़ा मेरे दोस्त हमारे पास AC भी है। ठीक है, अब सवाल हमसे वो ये कर रहा है कि सर ABC का मान क्या होगा, यानी इस एंगल के बारे में हमसे पूछा गया है कि क्या मान होगा। ठीक है,
अब देखो मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, आप कहोगे क्या। अब कैसे हम इस एंगल का मान निकाल लेते हैं वो टेक्निक देखिए। ये साइड और ये साइड इक्वल है, ठीक है भाई। एक काम हम कर सकते हैं, कहोगे वो क्या। ये आपका 90 है ना, इसको थीटा कह दो, तो ये क्या होगा आपका, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अब ये थीटा है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से भी थीटा होगा। ये 90 ये थीटा, तो ये आपका हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अब ये देख लो, इस ट्रायंगल में आ जाओ, ये आपका 90 है, ये आपका 90 माइनस थीटा है, श्योर आपका ये थीटा हो जाएगा। अरे ये 90 माइनस थीटा ही तो थीटा ही हो जाएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब क्या करना है, अब मेरे दोस्त आप बात सिर्फ और सिर्फ इसकी करो, बी डी और एफ, ठीक है, और साथ ही साथ त्रिभुज ए डी और सी, ई दोनों की बात करो। बी डी एफ इस ट्रायंगल की और ए डी सी इस ट्रायंगल की, ई दोनों की बात करते हैं, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, पहले ये समझिए। ये जो हमारा बी डी सी है ना, एक एंगल 90 है, और ए डी सी में एक एंगल इधर भी 90 है, ठीक है भाई। अब यहाँ देखते रहना, एकदम मैं आपको जो कह रहा हूँ उस पर ध्यान से एकदम देखना। क्या, ये छोटे से त्रिभुज में आप देख रहे हो D90 है, अच्छी बात है, और इस ABC में भी हमारा D ही 90 है। फिर देखना इसी ट्रायंगल में B हमारा है 90 माइनस थीटा, लेकिन इस ट्रायंगल में A है हमारा 90 माइनस थीटा। इस ट्रायंगल में F है हमारा थीटा, और इस बड़े ट्रायंगल में देखो C है हमारा थीटा। तो इस ट्रायंगल के तीनों एंगल इसके तीनों एंगल के बराबर, तब तो ये सिमिलर हो गया, ठीक है, ये सिमिलर हो गया, समरूप हो गया। लेकिन मेरे दोस्त ये ध्यान रहे कि आपका जितना बड़ा BF है उतना ही बड़ा AC है। तो याद रखना कि दो सिमिलर ट्रायंगल में, ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल सिमिलर है, दो सिमिलर ट्रायंगल में अगर एक पेयर साइड इक्वल हो जाए, ठीक है, दो सिमिलर ट्रायंगल में एक पेयर साइड इक्वल हो जाए, कॉरेस्पॉन्डिंग साइड इक्वल हो जाए, तो वो सिर्फ सिमिलर नहीं सर्वांगसम भी हो जाता है। देखिए ना क्वेश्चन में पहले से ही लिखा BF बराबर AC। तो ये त्रिभुज और ये त्रिभुज सिमिलर तो साबित हो चुका है, लेकिन इस ट्रायंगल में देखो 90 के सामने जो BF है और इस ट्रायंगल में भी 90 के सामने जो AC है, इसको बराबर तो क्वेश्चन ही बोल दिया है ना। तो याद रखना जब दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं और उनमें अगर कॉरेस्पॉन्डिंग साइड लेंथ में इक्वल हो जाए, तो फिर वो सिमिलर नहीं, सिमिलर के साथ साथ कॉन्ग्रुएंट भी हो जाता है। तो आज ये छोटा सा ट्रायंगल और ये बड़ा सा ट्रायंगल क्या हो चुका है, कॉन्ग्रुएंट यानी सर्वांगसम। और जब दो ट्रायंगल सर्वांगसम होंगे तो बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर हो जाएगी, है ना, बराबर कोण के सामने की भुजा बराबर हो जाएगी। तो देख ही लो मेरे दोस्त, क्या आप ये देख लो कि दोनों ट्रायंगल में, ये BDF में और ADC में, बताओ थीटा के सामने इस ट्रायंगल में कौन पड़ता है, आपका BD पड़ता है। और इस ट्रायंगल में देख लो थीटा के सामने आपका कौन पड़ रहा है, AD पड़ रहा है। तो ये दोनों के दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। यानी मेरे दोस्त थीटा के सामने इसमें BD है और थीटा के सामने इसमें आपका AD है, दोनों के दोनों इक्वल। तो जब ये और ये आपस में इक्वल होंगे तो आप स्वयं सोच लो कि क्या होगा। यहाँ देखो ये A है, ये D है और ये B है। अगर मेरे दोस्त ये दोनों आपस में इक्वल है और ये 90 डिग्री है, तो श्योर समझो कि ये तुम्हारा 45 और 45 हो जाएगा। तभी तो 180 होगा, क्योंकि बराबर भुजा के सामने के कोण बराबर होंगे। तो इसलिए मेरे दोस्त ये जो आपको दिख रहा है ये बिल्कुल इक्वल, सॉरी ये बिल्कुल आपका 45 डिग्री है। तो ये 45 डिग्री इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। ठीक है मेरे दोस्त, चलो आगे बढ़ते हैं। अब एक क्वेश्चन थोड़ा सा ढंग का क्या आ गया, आप लोगों की ये स्थिति हो जाती है। अगर थोड़ा मेरे दोस्त क्वेश्चन ढंग का है तो आपको टाइम देना चाहिए, क्योंकि आप टाइम देंगे, आप काम करेंगे, तभी तो आपका होगा काम है। अगर आप 2+2 बराबर 4 वाली क्वेश्चन करना पसंद करते हैं तो आपको हम लिखित दे देते हैं कि आपका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि माइकल की कमी नहीं है। जहां पर 100% स्कोर करने वाले विद्यार्थी की कमी नहीं है, वहां पर 25 में 17-18 स्कोर करने वाले की क्या ही स्थान बनेगा, कभी स्थान नहीं बनेगा।
इसलिए आपको अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। आप मेरे साथ करो या किसी और के साथ करो, अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना होगा। अगर आप नहीं करते हो तो आप समझो कि आप सिलेक्शन से बाहर हो। ठीक है, चलो मेरे दोस्त बढ़ते हैं। इसको देखो, किसी घन के किनारों की लंबाई का योग वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर है। ये देखो किस एग्जाम का क्वेश्चन है, ये मेरे दोस्त एलपी 2018 का। ठीक है, तो रेलवे एसएससी का हमने कॉम्बिनेशन रखा है। ठीक है भाई, अब ये देखो हमारे पास एक घन है मेरे दोस्त, ये रहा हमारे पास एक घन। ठीक है, अब घन की भुजा को मैं ए मान रहा हूं। ठीक है, साथ ही साथ हमारे पास एक स्क्वायर है, ये रहा एक स्क्वायर। अब स्क्वायर का साइड हमारा कितना, तो मैं इसको मेरे दोस्त ए मान लेता हूं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन घन के किनारों का योग वर्ग के परिमाप के 4 गुने के बराबर। तो घन के किनारा को अगर हम जोड़ेंगे तो ये हमारा 12a होगा। 12 किनारे होते हैं तो 12a होगा। और वर्ग का परिमाप जो होगा यह हमारा 4 गुना भुजा होगा। अब इसको आप देखना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग घन के सभी किनारों की लंबाई वर्ग, घन के सभी किनारों का योग वर्ग के परिमाप के मेरे मित्र 4 गुने के बराबर है। घन के सभी किनारों का योगफल 12 किनारा है तो 12a, ए सब हो जाएगा 12a। वर्ग के परिमाप का 4 गुना कर दिए। अब ये देखिए 4 तिया ये हमारा 12 हो जाएगा, यानी 3a बराबर 4 कैपिटल ए। किसका मान चाहिए मुझे, वर्ग की भुजा चाहिए। अगर स्क्वायर का साइड चाहिए होगा तो यहां पर आप क्यूब का साइड निकाल करके रख लेना। ठीक है, क्यों ऐसा करना अभी आपको पता चलेगा। तो चलो एक तो काम हो गया। इसके अलावा क्या इंफॉर्मेशन है, क्यूब का वॉल्यूम, ठीक है, कह रहा है घन के आयतन का 1/4 वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो घन का आयतन क्या होगा, घन की भुजा ए है तो वॉल्यूम हो जाएगा भुजा क्यू। तो घन के आयतन का 1/4 किसके बराबर है, वर्ग के क्षेत्रफल के। ठीक है, अब यहां से हम देख लें तो ये आपका ए क्यूब किसके बराबर होगा, 4a² के। ठीक है मेरे दोस्त, तो चाहिए मुझे क्या, चाहिए तो मुझे वर्ग की भुजा। तो ए का मान रख दीजिए यहां पर, क्या हो जाएगा, जैसे रखेंगे 4a/3 क्यूब करेंगे तो 64a³ और बटे में 27 बराबर 4a²। अब मेरे दोस्त आप यहां से देखो कि a² से आपका a² चला गया, ये 4 से मेरे मित्र ये 16 बार में भी कट जाएगा। फाइनली ए बराबर 27 इधर आके न्यूमेरेटर में और 16 के डिनोमिनेटर में। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं 27/16, ये इस क्वेश्चन का आंसर हो गया है 27/16। ठीक है, चलिए ये हो गया 13 नंबर क्वेश्चन। अब 14 नंबर को देखिए, ये क्या है, ये कह रहा है 28 सेमी त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 112 है, तो त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई क्या होगा। मेरे दोस्त आप लोग एकदम ध्यान से चीजों को समझो और परखो कि यहां पर क्या हो सकता है। ठीक है, आप सबको पता होना चाहिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल θ/360 πr²। ये भी मेरे दोस्त हमारा क्या होता है, सेक्टर का एरिया, त्रिज्यखंड का एरिया। साथ ही साथ आपको ये पता होना चाहिए कि 1/2 L/r, ये भी आपके सेक्टर का ही एरिया होता है, ये भी सेक्टर का ही एरिया होता है। आप ही सोचिए 1/2 L आप नहीं जानते, लेकिन आप रेडियस जानते हैं 28 और बराबर सेक्टर का एरिया है 112। यहाँ से आप देख लीजिए 28 चौको 112। ठीक है, तो आपका L बराबर क्या होगा, 2 चौको 8। क्या मेरे मित्र, 2 चौको 8, तो L का मान आपका 8 हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का आंसर क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। बैच का ड्यूरेशन कम क्यों कर दिया है, हमने कहीं पर बैच का ड्यूरेशन कम नहीं किया है। 2 घंटे की ड्यूरेशन है तो 2 घंटे, 1 घंटे 40 मिनट 45 मिनट तो चल ही रहा है, क्यों टेंशन ले रहे हो।
चलो मेरे दोस्त, अब इसको देखो, ये क्या है। देखो, ये आपके एग्जाम का क्वेश्चन है, इस पे भी थोड़ा फोकस करना मेरे दोस्त, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या कहता है ये, एक समबाहु त्रिभुज एबीसी की भुजा 6 सेंटीमीटर है। यदि 1 सेंटीमीटर रेडियस वाले एक सर्कल त्रिभुज के भीतर किनारों के साथ बना हुआ है, तो वृत्त के केंद्र यानी सर्कल के सेंटर कितना साइड वाला समबाहु त्रिभुज बनाएगा। मतलब आप समझ रहे हैं नहीं ना, अब आपको समझ में आ जाएगा। ये देखिए, ये आपके पास एक इक्विलेटरल ट्रायंगल समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, और इसकी साइड कितना है, 6। अब ये देखिए, इक्विलेटरल का जो साइड है ये मेरे मित्र 6 है। मुझे कहा इसके प्रत्येक किनारे 1 सेमी त्रिज्या वाले सर्कल को इसके प्रत्येक किनारों के साथ आप बना दीजिए। प्रत्येक किनारे के साथ 1 सेमी त्रिज्या वाला आप सर्कल बना लीजिए, ठीक है। और क्या कह रहा है, इस सर्कल के सेंटर को, इस सर्कल के सेंटर को मेरे दोस्त आप क्या कीजिए, इस सर्कल के सेंटर को मिलाइए और इससे जो समबाहु त्रिभुज बनेगा, बताइए उसकी भुजा क्या होगी। अब देखिए कितना आसान है। सबसे पहले तो आपको ये कहा कि इस वृत्त की त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर है, तो लीजिए वृत्त की त्रिज्या आपका 1 सेंटीमीटर हो गया, ठीक है। अब मैं आपसे ये पूछता हूं कि मेरे मित्र सेम चीज तो इधर भी होगा, त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होगी, 1 सेमी हो जाएगा, हो गया। हाँ, अब मेरे दोस्त यहां पर क्या करना होगा, इस समबाहु त्रिभुज की भुजा निकालने के लिए हमें यहां से यहां तक का लेंथ जानना होगा, क्योंकि ये एक रेक्टेंगल की रोल प्ले करेगा। जो इतना दूर जो लंबाई होगी यही इसकी साइड होगी। क्यों? क्योंकि ये एक आयत की तरह काम करेगा, तो आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है, तो जो ये होगा वही हमारा ये होगा। अरे बोलो ना हाँ या ना, बिल्कुल। तो अब हम यहाँ पर हमें क्या देखना होगा मेरे दोस्त कि ये क्या हो जाता है, इसके लिए थोड़ा ऑपरेशन करना होगा। एक काम कर लो, ऑपरेशन हम आपको कर देते हैं यहीं पर। अब देखिए कैसे ऑपरेशन करेंगे मेरे मित्र। पहले देखिए कि यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ है और एक सर्कल ऐसा है, एकदम ध्यान से, एक सर्कल ऐसा है जिसकी त्रिज्या आपका क्या है, 1। अब देखो त्रिज्या स्पर्श रेखा पर लंब होती है तब तो ये 1 सेमी हो जाएगा। कहोगे हाँ जी सर। समबाहु त्रिभुज के कारण प्रत्येक कोण सिर्फ प्रत्येक से 60 डिग्री का एंगल बनता है, ये भी आपको पता होगा। और मेरे दोस्त आप ये भी जान लो, बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई एक समान होती है, जितना बड़ा ये उतना ही बड़ा ये, ठीक है। साथ ही साथ जब आप सेंटर से इसको मिलाते हैं तो यहाँ वाली एंगल आपका बाइसेक्ट हो जाता है, यानी जो आपका 60 है वो मेरे दोस्त 30 और 30 हो जाएगा, ठीक है भाई। अब देखिएगा यहाँ पर, अब ये 30 है ना और ये समकोण त्रिभुज है। 30 के लिए क्या पढ़ते हैं, किसी भी समकोण त्रिभुज में अगर एक एंगल 30 है तो 30 के सामने लंब कितने, 1, और आधार कितने, √3, कर्ण 2 होता है। तो ये जो लंब 1 है ना वो आपको 1 सेमी दिया हुआ है, तो अगर एक का मान 1 सेमी है तो √3 का मान क्या हो जाएगा, √3 सेमी हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ से यहाँ आपका √3 सेमी हो गया, यानी मेरे दोस्त ई जो है, ई आपका √3 सेमी हो गया, ठीक है। अब √3 सेमी यहाँ से यहाँ तक हो गया, ठीक है। उसी तरह से मेरे दोस्त ये भी आपको नजर आएगा √3 सेमी यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखिए पूरा 6, अब पूरा 6 में ये √3 और ये √3, तो ये क्या होगा, ये होगा 6 माइनस √3, 2√3 को आप हटा दीजिए, ठीक है। तो ये आपका होगा 6 माइनस 2√3। और जब ये 6 माइनस 2√3, तो इसके अपोजिट में ये भी हमारा हो जाएगा 6 माइनस 2√3। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 6 माइनस 2√3 नजर आएगा, ठीक है। 6 माइनस 2√3 टिल एग्जाम तक। अब क्या करें आप ही बताइए। जब 3.0 में हम लोग टिल एग्जामिनेशन की वैलिडिटी दिए थे और आप लोग उस चीज़ को पढ़ते नहीं हैं, जैसे ही हम लोग वहाँ से हटाना कोर्स, जैसे ही एग्जामिनेशन हुआ, कोर्स जैसे ही हटा, अब आप लोग लगे गाली गलौज करने। तो वैसी स्थिति में हम लोग क्या करें बताइए, जबकि हम लोग की जरा भी गलती वहाँ पर नहीं था।
हम लोग कोर्स दिए, कोर्स के डिस्क्रिप्शन में लिख दिए थे कि कोर्स की वैलिडिटी टिल एग्जाम ही रहेगा, और तब हटाए तो आप लोग गाली गलौज करने लगे। भले ही हम उस कोर्स को आपको रिटर्न कर दिए दोबारा से पढ़ने के लिए, लेकिन क्या ये कहीं से उचित था गाली गलौज करना? क्या गलती था हम लोगों का? कोई गलती नहीं था। लेकिन चलिए, छात्र हित में वो त्याग ही सही, त्याग कर दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोगों ने बहाना बनाया कि थंबनेल पर आप कहाँ लिखे थे, आप स्पष्ट नहीं किए थे। तो क्या करें, हम लोग मजबूर हो जाते हैं, आप लोग अनाप शनाप बोलने लगते हैं। इसलिए पहले से ही क्लियर कर दिया गया है, टिल एग्जामिनेशन वैलिडिटी रहेगा हर कोर्स की। अब मेरे दोस्त इसको देखो, ये क्या है, इसको ध्यान से समझिए। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, 25 सेकंड में 40 चक्कर लगाता है, तो इसकी गति क्या होगा? मेरे दोस्त देखिए, जब भी किसी चीज का स्पीड फाइंड करना होता है तो स्पीड बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब ये देखो, साइकिल का एक पहिया है, ठीक है, और इस पहिए की त्रिज्या कितनी है? इस पहिए की त्रिज्या है 42 सेमी। ठीक है, आज अगर हम इसकी गति निकालना है तो सबसे पहला सवाल ये है, हमें ये तो जानते हैं कि 25 सेकंड का टाइम, 25 सेकंड तक ये पहिया क्या किया है? चला है। तो अगर ये पहिया 25 सेकंड तक चला है तो 25 सेकंड में कितना दूरी तय किया है, ये दूरी जानना होगा, क्योंकि जब तक हम डिस्टेंस नहीं जानेंगे तब तक हम स्पीड निकाल ही नहीं सकते हैं। तो डिस्टेंस कैसे पता चलेगा? तो ये देखो मेरे दोस्त, जिस पहिए की त्रिज्या 42 सेमी है, अगर हम उस पहिए को एक चक्कर चलवाएंगे तो एक चक्कर में कोई पहिया कितना दूरी तय करेगा? एक चक्कर में उतना ही डिस्टेंस ट्रेवल करेगा जितना उसके चारों तरफ की लंबाई, यानी सरकमफेरेंस। और सरकमफेरेंस क्या होता है? 2 पाई आर। तो लीजिए 2 पाई और आर, ये हो गया आपका एक राउंड में ट्रेवल डिस्टेंस। तो एक राउंड में ट्रेवल डिस्टेंस हो गया, अच्छी बात है। लेकिन अगर हम 40 राउंड की बात करेंगे तो 40 से मल्टीप्लाई करना होगा, 40 से मल्टीप्लाई, है ना, इतना सेमी हो जाएगा। तो मेरे दोस्त टोटल टोटल अगर हम यहाँ से देख लें 7 6 42, तो फाइनली हमें नज़र क्या आएगा? ये 44 और गुने में ये 240, इतना मेरे दोस्त हमें सेमी नज़र आएगा। ठीक है, और क्वेश्चन हमें क्या कहा है? किलोमीटर पर आवर में। एक काम कीजिए, आप पहले इसको मीटर में बदल लीजिए। अगर आप इसको मेरे दोस्त मीटर में बदलते हैं, 100 से जैसे ही भाग देंगे मीटर में बदल जाएगा, एक जीरो से एक जीरो आपका कट जाएगा, 44 और गुने, एक जीरो से एक जीरो कट गया, 10 से भाग देंगे तो ये आपका 2.4 हो जाएगा, इतना मीटर। तो ये आ गया मीटर। अब मेरे दोस्त इसको क्या करना होगा? 18/5 से गुना करना होगा। क्यों? क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड है, और 18/5 से गुना करेंगे तो किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, अब आप इसी को कैलकुलेट कर लीजिए बस। जैसे ही आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा? तो मैं मेरे दोस्त आपको यही कहना चाहता हूँ कि यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं। ठीक है, 4, अच्छी बात है। आप मेरे दोस्त ऊपर वाले को मल्टीप्लाई, नीचे वाले को मल्टीप्लाई कर लें। ठीक है, अब मल्टीप्लाई करते हैं तो काफ़ी ज़्यादा कैलकुलेशन का मामला हो जाएगा, क्योंकि अभी कैलकुलेशन करेंगे तो बहुत चला जाएगा। अप्रॉक्स भी कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आंसर बहुत दूर दूर पर है। अगर अप्रॉक्स करते हैं तो 44 और इसको 2.5 मान लो, कितने हो जाएंगे? तो 44 और 22, ये मेरे दोस्त आपका 66 हो जाएगा। अब 66 को हम 18 से गुना कर लेते हैं तो ये कितने हो जाएंगे? तो ये 18 6 108, और मेरे मित्र 18 6 108 हो जाएगा 118। तो 118 एक अंक पहले डेसिमल, और नीचे आपको क्या दिखेगा? 125। एक काम कर लीजिए, आप ऊपर 8 से गुना और नीचे भी 8 से गुना कर लीजिए, ताकि क्या हो जाएगा? नीचे 1000 हो जाएगा। 8 8 64, 8 8 64, 64 74 हो जाएगा। 8 एकम 8 7 15, और 8 8 और 1 हो जाएगा 9। तो इस तरीके से मेरे दोस्त आप देखो, यहाँ तो डेसिमल था ही, लेकिन नीचे 1000 होने के कारण ये आपका 9.5, यानी ये आपको अप्रॉक्स क्या दिख रहा है? 9 क्या हो गया?
क्या हो गया मेरे दोस्त? बिल्कुल सही है। आप मेरे दोस्त इसे कैलकुलेट करना और कैलकुलेट करके चेक करना कि क्या आंसर आता है। आप इसे जैसे ही कैलकुलेट करके चेक करोगे, क्या हो गया, कैलकुलेशन प्रॉब्लम हो गई कि नहीं सर? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको कैलकुलेट करिएगा, 15.2 आएगा, उस समय कैलकुलेशन में कहीं मिसिंग लगता है हो गया था। 15.2 आएगा। आप पहले कैलकुलेट करके कंफर्म हो जाइए, क्या ये सही है 15.2 या सही नहीं है। हाँ मेरे दोस्त, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ध्यान दीजिए, मैं कर दूं। ये देखो, 24 4 कितने, 96। और 24 4 96 कितना हो जाएगा? तो 24 4 96, 24 4 96, 96 और 9 हो जाएगा 105। एक अंक पहले डेसिमल। अब 18 से मल्टीप्लाई करना होगा। देख लो यहाँ पर, 18 6 108, 18 5 90, 90। और मेरे मित्र 10 कितने हो जाएंगे? 100 हो जाएंगे। ठीक है, तो 18 5 90 और 10 100 हो जाएंगे, 2 0। 18 का 18 और एक 19 हो जाएगा। ओके, एक अंक पहले डेसिमल है। ठीक है, और अब देखो नीचे में, तो नीचे में हमें क्या दिख रहा है? 125। तो मैं क्या चाहता हूँ? मैं चाहता हूँ कि 8 से गुना और 8 से भाग कर लो। क्यों? ऊपर हो जाएगा आपका 8 8 64 0, और ये आपका 15 19 8 152। और नीचे कितने हो जाएंगे आपका? 1000। अब ये देखो मेरे दोस्त, यहाँ ध्यान से, एक अंक पहले तो ऑलरेडी डेसिमल था, नीचे 3 जीरो है, तो 4 अंक पहले डेसिमल होगा, तो 15 दशमलव तो क्या आएगा? 15.2 आ जाएगा। बहुत ही सिंपल कंसेप्ट, आप आराम से काम कर सकते हो। ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? देखो, ये ग्रुप डी का क्वेश्चन है, और किस तरीके से इसको तीक्ष्ण बनाया गया है, इसको थोड़ा देखना। अब यहाँ पर क्या कर सकते हो? एक दुकानदार किसी वस्तु को 25% के लाभ पर बेचता है। अब 25% के लाभ का मतलब ये हो गया कि 1/4 के लाभ पर बेचता है। ठीक है, 1/4 के लाभ पर बेचता है। और 1/4 के लाभ का मतलब क्या है? कि अगर हम सीपी और एसपी का रेशियो लें, ये सब हटाइए, ये सब कोई ज़रूरत नहीं है। सीधे कहिए, 25% के लाभ का मतलब क्या है? 100 का चीज़ 125 में बेचना। फिर क्या बोल रहा है? कि सर गलत वजन का प्रयोग करता है और 30% कम तौलता है। 30% कम तौलने का मतलब, पैसा लेता है 1000 ग्राम का और तौल के देता है केवल और केवल 30% कम, यानी 700 ग्राम। ठीक है, बस इसी कैलकुलेट कर लीजिए। आप जैसे ही कैलकुलेट करेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गया, 1 जीरो से 1 जीरो भी। तो यहाँ आपका क्या हो जाएगा? 14 25 70, और ये 25 25 125। तो ये 14, और ये मेरे दोस्त हमारा 25। बताइए कितना प्रॉफिट हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा 11 की। कितना पर? 14 पर, और इनटू मेरे दोस्त 100। अब आप ये बताइए, 1/14 जो है वो 7.14 है, और यहाँ कितना है हमारा? 11। तो जब भी मल्टीप्लाई होगा 7.14 को 11 से, तो 77 के आसपास आंसर जाएगा। और 77 के पास एक ही ऑप्शन है, और वो ऑप्शन मेरा क्या है? ये मेरे दोस्त देखो, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब कहोगे वो कैसे? अब आप बच्चा थोड़ी ना है। अब देखिए, 11/14 को 11 गुने 1/14 तो लिख ही सकते हैं। तो 11,
और आपको पता है 1/14 का मतलब 7.14 होता है। अब आप 11 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 11 4 44, 11 कम 11 4 15 हो जाएगा, और 77 और 1 आपका 78 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप आराम से देख पाओगे, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, आ जाओ अब इस क्वेश्चन को देखो, ये क्या है दोस्त मेरे, ये हमें कह रहा है कि सर एक प्रिज्म और पिरामिड का बेस और हाइट इक्वल है। आप बस ये बताओ कि प्रिज्म और पिरामिड के वॉल्यूम वॉल्यूम का, ठीक है, रेशियो क्या होगा। मेरे दोस्त हमसे रेशियो पूछा था और आंसर हमें परसेंटेज में दिख रहा है। तो आज अब देख रहे हैं कि प्रिज्म और पिरामिड का बेस भी इक्वल है, हाइट भी इक्वल है, वॉल्यूम की बात करेगा तो आपको पता होना चाहिए कि प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है बेस का एरिया, ठीक है, सीधा सीधा आप समझिए कि बेस एरिया और इनटू हाइट, बेस एरिया और इनटू हाइट ये हमारा प्रिज्म का वॉल्यूम है। लेकिन 1/3, और अब ये देखिए बेस एरिया और इनटू हाइट ये हमारा पिरामिड का वॉल्यूम है। अब दोनों को अगर देखेंगे, क्योंकि बेस एरिया सेम है और हाइट भी सेम है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा 3:1 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर जो है 3:1 आएगा। ऑप्शन में परसेंटेज पता नहीं कहाँ से आ गया, ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर ये मिस्टेक रहा है। ठीक है भाई, चलो थैंक यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या हो गया 3:1, 3:1। अब इसको देखो, ये क्या है अपना एनटीपीसी स्टेज 2 2022 का क्वेश्चन है। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है, कह रहा है सेब के रस और संतरे के रस वाले एक मिश्रण में 20% सेब का रस था। दोनों रस को एक अन्य मिश्रण में जिसमें 30% संतरे का रस था, दोनों को एक निश्चित अनुपात में मिलाया जाता है, जिसकी वजह से निर्मित नए मिश्रण में सेब और संतरे का रेशियो 4:3 हो जाता है। अंतिम मिश्रण में पहले मिश्रण और दूसरे मिश्रण का अनुपात क्या होगा, मतलब किस रेशियो में इसे मिलाया गया। ठीक है, अब देखिए दो मिक्सचर है। अब यहां पर हमसे क्या पूछा है, दिया निष्कर्ष क्या है, ये जो निष्कर्ष दिया है सेब और संतरे, ठीक है। तो मेरे दोस्त ये एप्पल और ऑरेंज, एप्पल और ऑरेंज की बात कर रहा है ना। अब ध्यान से देखना, पहला में क्या है 20% एप्पल, अगर 20% एप्पल होगा तो 80% ऑरेंज होगा, यानी 1:4 हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। फिर क्या देख रहे हैं, दूसरे में 30% संतरा है, अगर 30% ऑरेंज होगा 70% एप्पल हो जाएगा, यानी ये 7:2 हमारा 3 हो जाएगा। लेकिन जब इन दोनों को मिला दिया गया और मिला करके, इन दोनों को मिला करके जो हमने थर्ड मिक्सचर बनाया है, थर्ड मिक्सचर में, ठीक है, थर्ड मिक्सचर में मेरे दोस्त यहां देख लो एप्पल और ऑरेंज का रेशियो 4:3 है। एप्पल और ऑरेंज का रेशियो आपका 4:3 है, ठीक है, 4:3। तो अब आपसे सवाल यह है कि बताइए सर, ये जो हम नए मिश्रण बनाए हैं उसमें पहला और दूसरे बर्तन के मिश्रण को किस रेशियो में मिलाया गया, तो किस रेशियो में मिलाया गया ये हमसे पूछा गया। तो याद रखना किस रेशियो में मिलाया गया, जब भी आपसे पूछेगा तो आपको बस एक ही काम करना है कि तीनों में मिक्सर का वजन सेम कर देना है। ये देखिए 5 है, ये आपका 10 है और ये आपका 7 है। अगर आप यहाँ पर समान करोगे तो तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा 70। 70 बनाने के लिए 14 से, 70 बनाने के लिए 7 से, 70 बनाने के लिए 10 से। अब यहाँ 14 से तो यहाँ भी 14 से, यहाँ 7 से तो यहाँ भी 7 से, यहाँ 10 से तो यहाँ भी 10 से करना होगा। अब मेरे दोस्त यहाँ पर अगर हम काम करेंगे तो 14:1 14 और ये 49 और ये हमारा 40, तो पहला में कितना एप्पल 14, दूसरा में कितना एप्पल 49, और मिलाने के बाद जो बना है उसमें कितना 40। तो जिसको जिसको मिलाया उसको यहाँ लिखना है और मिलाने के बाद जो बना उसको यहाँ लिखना है। और अब आप एलिगेशन लीजिए, जैसे ही एलिगेशन लीजिएगा तो ये हमारा हो जाएगा 9 और ये हमारा हो जाएगा मेरे मित्र क्या 26। क्या हो जाएगा ये 26, यानी 9:26। तो 9:26 कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी में है। तो डी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा और आप बड़े प्यार से काम कर भी पाएंगे। देखिए ये जो आपकी क्लास है ना, इस क्लास का बेनिफिट आपको हर जगह पे मिलेगा, हर जगह पर आपको इस क्लास का बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि हर चैप्टर से मैं इसके अंदर क्वेश्चन रखता हूँ। ठीक है, चलो अब आ जाओ 20 नंबर क्वेश्चन को करते हैं, देखते हैं ये क्या है। अब देखिए हमसे कहा गया कि
p को प्रत्येक संख्या 8, 6, 2 और 9 में से घटाया जाए तो इस क्रम में ये आपस में प्रोपोर्शन बनाएगी। तो 3p माइनस 6 और 9p माइनस 4 को के बीच का मीन प्रोपोर्शन क्या होगा। अब यहां देखना, एक नंबर हमारे पास 8 है, एक 6 है, एक नंबर 2 है और एक नंबर हमारे पास 9 है। ठीक है, ये हम देख पा रहे हैं 4 नंबर अपने पास है। अब इस 4 नंबर में मेरे दोस्त एकदम ध्यान से देखना कि ये हमारे पास 4 नंबर है, क्या 8, 6, 2 और 9। कह रहा है इनमें से क्या घटा दे। एकदम ध्यान से देखना, इन सब में से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग p घटा रहा है और कह रहा है इन सब में से p घटाऊंगा तो ये प्रोपोर्शन बनाएंगे। तो मेरे दोस्त इन चारों में क्या घटाएं या क्या जोड़ने से प्रोपोर्शन बनाएगी, अगर आपको वो फाइंड करना होगा तो बड़ी सिंपल वे में फाइंड कर सकते हो। इन चारों में कुछ जोड़ने से या कुछ घटाने से अगर ये प्रोपोर्शन बनाएगी तो क्या जोड़ने या घटाने से प्रोपोर्शन बनाएगी वो आप आराम से निकाल सकते हो। कैसे? फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट 72, सेकेंड और थर्ड का प्रोडक्ट ये आपका 12। मतलब क्या हुआ, आउटर आउटर इनर इनर का जो प्रोडक्ट है उसका रेशियो आप न्यूमरेटर में रखिए, फिर उन्हीं को ऐड करके यानी 8 और 9 ये 17 और 6 और 2 8, इन्हीं के डिफरेंस को आप डिनोमिनेटर में रखिए। तो ऐसी स्थिति में हो क्या जाएगा मेरे दोस्त, यहाँ पे 60 और यहाँ पे क्या नजर आएंगे, ये नजर आएंगे 9, यानी आप देखोगे 20/3। मतलब प्रत्येक में से 20/3 अगर घटाया जाएगा तो प्रपोर्शन बनाएगी। आप 20/3 घटा के देख लो, बिल्कुल प्रपोर्शन बनाएगी। कैसे हम निकालने बोले हैं, बाहर बाहर अंदर अंदर गुना करके डिफरेंस ऊपर लिखना है और उन्हीं को जोड़ करके डिफरेंस नीचे लिखना है, यानी कि मल्टीप्लाई करके डिफरेंस आपको ऊपर लेना है। ठीक है, लेकिन मेरे दोस्त आपको ऐड करके डिफरेंस नीचे लेना है और डिवाइड कर देना है। इससे जो वैल्यू आएगा ये वही वैल्यू है जिसको इन सब से घटाया जाए तो प्रोपोर्शन बनाएगी। ठीक है, तो आपने p का मान फाइंड कर लिया। अब आपसे क्या कहा है, 3p और -6, ठीक है, एंड 9p और माइनस में 4। तो आप क्या करिए, ये 3p, ये जो p का मान 20/3 है, 20/3 रखिएगा ये 14 आएगा और यहाँ पर 20/3 रखिएगा तो 60 - 4 ये आपका 56 आएगा। हमें कह रहे हैं इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन बताइए। अब दो नंबर का मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर रूट, तो यही आपका क्या हो जाएगा, मीन प्रोपोर्शन। ठीक है, तो देखिए दोस्त मेरे, ये हो जाएंगे 14 और दूनी 28, तो 28 इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। बड़े आराम से आप 28 लेके आ जाओगे। ठीक है, ये था हमारा 20 नंबर। आइए अब हम 21 नंबर क्वेश्चन की ओर ले चलते हैं। अब देखिए 21 क्या है अपना। अब 21 हम देख रहे हैं, हाँ पहले आप लोगों से बात कर ले। आप लोग मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि रेलवे और एसएससी की जो मैं सीरीज स्टार्ट किया हूं, क्या आप लोग इस सीरीज को चाहते हो कि चले? पहले आप ये बताओ, क्योंकि देखो जितना मेहनत मुझे इसके अंदर लगता है, इतना मेहनत अगर मैं किसी दूसरे एग्जामिनेशन के लिए कर दूं तो फिर चीजें बहुत अलग हो जाएगी, है ना। लेकिन आपके लिए मैं कर रहा हूं, तो आप अगर इस चीज को कंटिन्यू चाहते हो कि ये चले, तो आपको इसमें अपना भी एफर्ट लगाना होगा, आपको भी शिक्षक के साथ खड़ा होना पड़ेगा। आप ये सोचोगे कि नहीं पूरा मेहनत मैं करूं और आप इसको नहीं, अगर जिस तरीके का इसमें मेहनत लगता है उस तरीके का अगर आप इसमें जोर नहीं लगाओगे तो फिर मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फिर वैसी स्थिति में मैं TRE 4.0 के लिए, ठीक है, उसी का मैं कंटिन्यू डिस्कशन कराने लग जाऊंगा, सिर्फ उसी के लिए। फिर रेलवे एसएससी का उसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं रखूंगा, क्योंकि मैंने ये जो क्लास है ये सबके लिए सदाबहार रखा है। तो आपको सभी लोगों को इस क्लास के अंदर इन्वॉल्व होना चाहिए, और ताकि मेरे दोस्त आपका ये काम चलता रहे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। क्योंकि आवश्यकता ही आविष्कार की जननी होता है। अगर आवश्यकता हुई तो अभी तो 30-35 क्वेश्चन है, आगे इसके अंदर बहुत कुछ हम करने लगेंगे। इसलिए
आपको मेरे दोस्त काम करना होगा। देखिए क्या है, यदि ए बी और सी इस प्रकार की धनात्मक संख्याएं हैं कि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ए स्क्वायर का रेशियो ये है, ठीक है, तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, कहोगे क्या? मेरे दोस्त मुझे ये बताओ कि ये आपका, ये जो आप देख रहे हो कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज टू सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये जो आपको दिख रहा है 34, ये 61 और ये 45, पता है मैं क्या चाहता हूं? अगर यहां पर मुझे b माइनस ए, सी माइनस बी और c माइनस ए काम करना है, ठीक है, तो हम कैसे काम करेंगे? अब ये देखिए, हम आपको एक चीज बताते हैं, आप ऐड कर दीजिए सबको। क्यों? क्योंकि इसी का वैल्यू दिया हुआ है मेरे दोस्त कितना, 34, ओके, और इसका वैल्यू कितना दिया हुआ है 61, और इसका वैल्यू कितना दिया है 45। आप ये तीनों को ऐड करिए। जब आप इन सबको ऐड करेंगे ना, 2 बार ए स्क्वायर, 2 बार बी स्क्वायर, 2 बार सी स्क्वायर, यानी ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, क्या हो जाएंगे ये? तो ये मेरे दोस्त हमें इन सब को जोड़ दो, इधर ऐड किया ना, इधर भी ऐड कर दो, तो ये 5 और 5 आपका 10 होगा, और ये 9 4 13 1 14 हो जाएगा। अब आप इसको देखिए, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस में सी स्क्वायर, अब 2 जाके इधर घट जाएंगे, 70 हो जाएगा। आपको हो गया हाँ जी सर। अब एकदम फोकस करके यहीं पे देखना मेरे दोस्त, मुझे ये बताओ ए स्क्वायर का मान क्या होगा? इसके लिए तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर देखना होगा। देखो बी स्क्वायर सी स्क्वायर का मान है कितना? एक्चुअल में बी स्क्वायर सी स्क्वायर है आपका 61, ठीक है, तो अब बताइए बी स्क्वायर सी स्क्वायर अगर मेरा 61 होगा, तो 70 में अगर 61 घटा देंगे तब तो ये मेरा 9 हो जाएगा। आपको हो गया हाँ जी सर। फिर देखो मेरे दोस्त, हमारा बी स्क्वायर का मान क्या होगा? इसके लिए ए और ए स्क्वायर सी स्क्वायर को देखना होगा, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर कितना है? ये हमारा 45 है। अगर ये मेरा 45 होगा, मतलब ए स्क्वायर सी स्क्वायर अगर 45 होगा, तो 70 में अगर 45 को घटा देंगे तब तो ये मेरा 25 आ जाएगा। आपको हो गया हाँ जी सर। अब बताओ सी स्क्वायर क्या होगा? अरे मेरे दोस्त देख रहे हो इसको, ये 34 है, 70 में 34 घटा दो तो ये आपको 36 नजर आएगा, ठीक है। तो आप देख रहे हो फाइनली ए स्क्वायर का मान 9 है तो ए का मान 3 हो जाएगा, बी स्क्वायर का मान 25 है तो ए का मान, बी का मान 5 होगा, सी स्क्वायर का मान 36 है तो सी का मान हमारा 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ए बी सी फाइन कर लिए, ठीक है। अब ये देखिए, मुझे बी माइनस ए करना है तो 5 माइनस 3 हो जाएगा। फिर देखो मुझे सी माइनस बी करना है तो 6 माइनस 5 हो जाएगा, और फिर मुझे सी माइनस ए करना है, सी है 6 ए है 3, तो 6 माइनस 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 2 1 और 3, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 2 1 और 3 बड़े काम से आप कर सकते हो। चलो मेरे दोस्त, अब इसको देखते हैं। अब ये 22 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे दोस्त, ये क्या है? 22 नंबर क्वेश्चन हम देख पा रहे हैं कि दो ट्रेनें P और Q स्टेशन S और T एक दूसरे की ओर चलना प्रारंभ करती है। उनके मिलने के बाद S और T तक पहुंचने में P को 4 घंटे 48 मिनट, Q को 3 घंटे 20 मिनट। P का स्पीड इतना है तो Q का स्पीड क्या होगा? अब आप ये देख लो मेरे दोस्त, यहाँ देख लो, 48 मिनट को आप पहले घंटे में बदल लो, ये हो जाएंगे 4/5। अब जब इन दोनों को ऐड करोगे तो एलसीएम तो आपका 5 हो जाएगा, और ये 20 और 4 24, यानी कि 24/5 घंटे, ठीक है। फिर ये इसको आप घंटे में बदल लो तो ये आपका 1/3 हो जाएगा। अगर इसको आप ऐड करोगे 3 + 1/3 तो ये आपका 10/3 हो जाएगा, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस तरीके से मैं क्या देख रहा हूँ, मैं ये देख पा रहा हूँ कि हमारे पास एक डेस्टिनेशन है, यहाँ देखना, एक स्टेशन है S और एक स्टेशन है T, यहाँ से P चला है और यहाँ से Q चला है, ठीक है। अब P मेरे दोस्त इधर से इधर की ओर चला है, और Q जो है वो इधर से इधर की ओर चला है। कह रहे कि मिलने के बाद दोनों अपनी यात्रा जारी रखता है। तो मिलने के बाद T और S तक पहुंचने में P को 4 घंटे 48 मिनट, P जो T की ओर जा रहा था, तो मिलने के बाद P को T तक पहुंचने में 24/5
5 घंटे का समय लगा। और मेरे दोस्त मिलने के बाद Q को S तक पहुंचने में क्या 10/3 घंटे का टाइम लगा। P की चाल है 45 किलोमीटर पर आवर। बताइए Q की चाल क्या होगी। ठीक है, कभी भी इस प्रकार का क्वेश्चन आए कि दो अलग अलग स्थान से एक दूसरे की ओर चलना स्टार्ट करे, मिलने के बाद अपने अपने गंतव्य पर जाने में क्या टाइम ले रहा है वो टाइम अगर मालूम हो, तो इस स्थिति में क्या करना है, ये देखिए P का स्पीड और अपॉन Q की स्पीड बराबर रूट के अंदर जिसका स्पीड नीचे लिखे उसका टाइम ऊपर, और जिसका स्पीड ऊपर लिखे हैं उसका टाइम नीचे। P का स्पीड है 45, Q का नहीं जानते। अब ये देखिए Q का टाइम क्या है आपका, Q का मिलने के बाद का टाइम 10/3, ये 10/3 हो जाएगा। और P का टाइम क्या है आपका 24/5। तो आप यहाँ देखेंगे कि 45/Q, 5 ऊपर जाएगा 50 और 72, यानी कि हमारा हो जाएगा 25 और बटे 36। फाइनली ये मुझे 45/Q नजर आएगा, 25/6 नजर आएगा। तो आप इसको देखिए, ये 5 से मेरे मित्र कितनी बार में जाएगा, ये 9 बार में जाएगा। तो Q बराबर क्या 9 गुने 6 यानी कि 54। तो इस तरीके से आप मेरे दोस्त 54 देख पाएंगे। ठीक है, 54 आप देख पाएंगे। आइए चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। पीडीएफ भी मिलता है क्या, हाँ मिलता है। इसका पीडीएफ मिलता है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह टेलीग्राम पर, आप लोग वहां से इसका पीडीएफ देख लीजिए। अब इसको देखो मेरे दोस्त, अभी देखो रेनू एक ट्रेन के भीतर बैठी हुई है जो 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल रही थी। एक की लंबाई की तिगुनी लंबाई की एक अन्य ट्रेन बी जो विपरीत दिशा से उसे 15 सेकंड में पार करती है। बी की चाल 58 है, तो एक की लंबाई क्या होगा। अब देखिए एक ट्रेन है मेरे दोस्त ए, और ट्रेन ए में बैठी है रेनू। अब एकदम ध्यान से देखना, इस ट्रेन में कौन बैठी है, तो इस ट्रेन में मेरे दोस्त रेनू बैठी है। ठीक है, अब देखो हुआ क्या है। पहली बात, ट्रेन जिस ट्रेन में रेनू बैठी है वो 50 किलोमीटर पर आवर है। इसके अपोजिट डायरेक्शन से एक दूसरा ट्रेन आ रहा है, ठीक है, और उसका स्पीड कितना है, तो उसका स्पीड है आपका 58 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, अब 58 की स्पीड से वो आ रहा है। ओके मेरे दोस्त, इधर 50 की स्पीड से जा रहा है और वो 58 की स्पीड से आ रहा है। ठीक है, हमें कह रहा है कि रेनू जिस ट्रेन में बैठी है ना, ट्रेन ए में, उसे तिगुने लंबाई की, तिगुना मतलब इसकी लंबाई x मीटर मान लेंगे तो ये 3x मीटर हो जाएगा। तिगुने लंबाई की एक दूसरी ट्रेन भी आ रही है। रेनू जिस ट्रेन में बैठी है उसकी लंबाई की तिगुनी लंबाई की एक दूसरी ट्रेन जो अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। तो ये जो ट्रेन आ रही है ना, ये रेनू को पार कर रही है कितने देर में, 15 सेकंड में। ठीक है, तो जानते हो आज ये ट्रेन भी रेनू को पार की है 15 सेकंड में। और आप लोगों को पता होगा कि अगर कोई ट्रेन किसी दूसरे ट्रेन को पार करे तो अपने साथ साथ उसकी लंबाई, लेकिन अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करे या कोई व्यक्ति किसी ट्रेन को पार करे, तो इस स्थिति में जो डिस्टेंस ट्रेवल होता है ये उसी ट्रेन का डिस्टेंस ट्रेवल होता है जिसको व्यक्ति ने पार किया या जो ट्रेन किसी व्यक्ति को पार किया। तो आज ट्रेन बी इस व्यक्ति को पार की है, ट्रेन बी ने रेनू को पार किया है, तो यहाँ जो डिस्टेंस ट्रेवल हुआ होगा वो बी की ही लंबाई रहा होगा, यानी डायरेक्ट हम बी की लंबाई निकाल पाएंगे। ठीक है भाई, तो देखो लंबाई मतलब दूरी, दूरी बराबर 4 गुना समय, इधर से 50 उधर से 58, 108 किलोमीटर पर आवर का स्पीड काम कर रहा है। इस स्पीड से ट्रेन बी ने ये स्पीड काम कर रहा है। ठीक है, और ट्रेन बी ने रेनू को पार किया कितना, 15 सेकेंड में, तो 15 सेकेंड हो गया। इसको आप 5/18 से गुना कर दो। जैसे ही 5/18 से गुना करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, सेकेंड सेकेंड चला गया, 18 6 108। यानी फाइनली यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये आपके पास 30 और 30 15 450। तो 450 जो है वो बी की लंबाई है, और बी की लंबाई हमें मालूम कितना है 3x। तो x का मान क्या हो जाएगा 150, तो 150 हमारे x का मान हो जाएगा। तो लीजिए हमारा 150 हो गया। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा 150 हो जाएगा। कोई समस्या है, नहीं होना चाहिए। ठीक।
चलो मेरे दोस्त, अब हम इसको देखते हैं एकदम ध्यान से। अब इसको देखो, ये क्या है। ये मेरे दोस्त हमारे पास 24 नंबर क्वेश्चन है। बेहद शानदार और जानदार सवाल है। पाइप सिस्टम की सीजीएल टाइप 2 2022 में पूछा हुआ है। और इस प्रकार का क्वेश्चन रेलवे ग्रुप डी 2018 में पूछा था, इसी टाइप का क्वेश्चन जो आप प्रीवियस ईयर में जाएंगे तो आप देख लेंगे। तो चलिए इस पर थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं। क्या है क्वेश्चन वो देखिए। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी किसी टंकी को 1.5 घंटे और सॉरी, ये 1.5 घंटे नहीं है, ये क्या हो रहा है। हम्म। रुक जाओ मेरे दोस्त, यहाँ पर ये 1.5 घंटे नहीं, यहाँ पर 25 घंटे, ये 1.5 घंटे नहीं है। 1 मिनट वेट कर लो। हाँ, बहुत कम ऑनलाइन स्टूडेंट है, ये मैं देख रहा हूँ। टेंशन की कोई बात नहीं है। कितने नंबर क्वेश्चन है? 24। इसके डाटा में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, इसलिए वेट कर लो। आओ मेरे दोस्त, ये आपका 12:30 है। 12:30 मिल गया। आप हार्ड क्वेश्चन को इतना इजी कैसे बना देते हैं? आप मेरे दोस्त ध्यान दो, बहुत आसान क्वेश्चन है, आप ध्यान तो दो। अब देखो ये क्वेश्चन क्या है। कह रहा है कि दो पाइप ए और बी एक टंकी को 12:30 घंटे और 25 घंटे में भर सकता है। दोनों पाइप को एक साथ खोला गया तो यह पाया गया कि तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 1 घंटे 40 मिनट अधिक लगते हैं। यदि टंकी भरी हुई है तो टंकी का 70% हिस्सा अकेले रिसाव कितने देर में खाली करेगी? पहले आप इस चीज को थोड़ा समझना। कहोगे क्या समझना है? ए और बी मेरे मित्र, यहाँ पर दो रिसाव है, सॉरी रिसाव कह रहे हैं, ये दो भरने वाला पाइप है। एकदम अच्छे से देखना, बहुत महत्वपूर्ण है ये क्वेश्चन। एमबीबीआई किसी भी एग्जामिनेशन के लिए एमबीबीआई है। देखो है क्या, 12:30 का मतलब 25/2। ए 25/2 घंटे में भर सकता है और बी इसको 25 घंटे में भर दे रहा है। ठीक है, हमें क्वेश्चन क्या कहा? ए भर सकता है 12:30 घंटे में, बी भर सकता है 25 घंटे में। लेकिन इन दोनों को स्टार्ट किया, ए और बी को स्टार्ट किया भरने के लिए, तो पता ये चला कि इसके साथ में एक रिसाव भी चल रहा है। मतलब ए बी दो ही नल था। अब ये दोनों मेरे दोस्त हम भरने के लिए खोल दिए। पता चला कि जब हम ये दोनों को खोले ना, तो हमने ये देखा कि इसके साथ साथ तली में एक छिद्र हो गया है, उससे पानी निकल भी रहा है। ठीक है, तो हमने तो खोला था ए और बी को भरने के लिए, लेकिन इसके साथ तली में एक रिसाव हो गया जिससे पानी रिस भी रहा है, थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकल रहा है। तो मेरे दोस्त थोड़ा थोड़ा बाहर भी निकल रहा है और ए बी दोनों भर भी रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या हो गया कि भरने में जो टाइम लग रहा है, भरने में जो टाइम लग रहा है वो टाइम कुछ और नहीं, ए बी के द्वारा, यहां ध्यान देना, ए बी के द्वारा भरने का जो पुराना टाइम था उससे थोड़ा ज़्यादा लग रहा है। कितना ज़्यादा लग रहा है? उससे ज़्यादा लग रहा है 1 घंटे 40 मिनट। 40 मिनट को घंटे में बदल लो तो मेरे दोस्त ये हो जाएंगे आपका 3 और ये दो हो जाएंगे, 20 दूनी 40 और 20 तिया 60। एकदम ध्यान से देखो। तो 1 घंटे अब प्लस 2/3 यानी कि 3 और 2 5, 5/3 घंटे ये आपको नजर आएंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि ए बी तो रिसाव वाली नल था, सॉरी रिसाव कह रहे हैं, मेरा भी दिमाग खराब है। अरे ए और बी भरने वाला है ना, ए भर सकता है इतना देर में, बी भर सकता है इतना देर में। ए बी को मैं स्टार्ट किया भरने के लिए, लेकिन इसके साथ एक रिसाव नल यानी लीक भी स्टार्ट हो गया जिससे थोड़ा पानी भी बाहर निकल रहा है। ए बी भर रहा है और सी थोड़ा पानी निकाल रहा है, जिसके कारण भरने में ए बी को जो टाइम पहले लगता था अब उसे थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। कितना ज़्यादा?
5/3 घंटा ज़्यादा। 1 घंटे 40 मिनट का मतलब 5/3 घंटा ज़्यादा। तो मेरे दोस्त मुझे ये देखना है कि आखिर उसको लग क्या रहा है। ठीक है, तो क्या लग रहा है इसके लिए मुझे ए बी का टाइम निकालना पड़ेगा। कहोगे हाँ सर, चलो ए बी का टाइम निकाल लेते हैं। ठीक, कहाँ निकाल लें, यहीं पर निकाल लेते हैं। अब यहीं पर अगर हम निकाल लें मेरे दोस्त, तो हमको तो अच्छी तरह पता है ए अगर 12.5 घंटे में भर सकता था, बी अगर 25 घंटे में भर सकता था, दोनों का कैपेसिटी लेते तो 25 हो जाता। 12.5 घंटा में 25, 1 घंटा में 2, और 25 घंटा में 25 तो 1 घंटा में 1। अगर ये दोनों से भरवाना होता तो 25 भरना था और दोनों की एक साथ क्षमता 3, यानी 25/3 घंटा। तो यानी मेरे दोस्त ए और बी को 25/3 घंटा पहले लगता था, लेकिन अब सी के कारण इसको 5/3 घंटा ज़्यादा लगेगा। जब जोड़ेंगे तो 30/3 यानी क्या हो जाएगा 10। तो मेरे भाई 10 घंटे का टाइम आपको दिख जाएगा। ठीक है, 10 घंटे का टाइम दिख जाएगा। तो अब क्या, कुछ नहीं, अब 3 यहाँ पर काम हो रहा है ना। ए भर रहा है 12.5 घंटे में, बी भर रहा है 25 घंटे में, और ए बी सी तीनों जब चल रहा है तो वही भरने में लग रहा है 10 घंटे। ठीक है, इसका क्या करें, अरे इसको रहने दो या हटा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इसका इस्तेमाल सिर्फ इतना के लिए है, इसका यूज़ सिर्फ इतना के लिए है कि ए बी के द्वारा भरा जाएगा कितना टाइम में। क्योंकि ए बी का कंबाइंड टाइम जब तक नहीं आएगा तो 5/3 बढ़ाएंगे कैसे, इसलिए ए बी का टाइम निकालना पड़ा। रिसाव के कारण जितना ज़्यादा लग रहा था उतना जोड़ दिया, तो ये रिसाव के साथ भरने का टाइम है। ठीक है, अब मेरे दोस्त आपको टोटल वर्क लेना पड़ेगा, यानी टंकी की कैपेसिटी टोटल वाला लेना पड़ेगा सब के साथ। तो 25, 25 और 10 का जो एलसीएम होगा वो 50 हो जाएगा। 25/2 घंटा में 50 तो 1 घंटे में 4 भराएगा। 25 घंटे में 50 तो 1 घंटे में 2 भराएगा। अब देखो 10 घंटे में अगर 50, तुम ही ध्यान दो, अगर 10 घंटे में 50 भरा रहा होगा तो 1 घंटा में 5 भराएगा। आप कहोगे हाँ जी सर। अब मेरे दोस्त मुझे आप ही बताओ, ए अकेला क्या कैपेसिटी है 4 की, बी अकेले क्या कैपेसिटी है 2 की। अब जब ए और बी दोनों मिलकर 6 भर रहा है तो सी कितना खाली कर देगा कि 5 ही भरने देगा भाई। तो कहोगे सी यहाँ पर 1 खाली करेगा, तब ना 6 में से 1 जाएगा तो 5 भरता नजर आएगा, है ना। यानी कि फाइनली हम सी की कैपेसिटी जान गए, और यही मुझे जानना था। क्यों, क्योंकि मैं सी के द्वारा पूरे टैंक का 70% खाली करवाना चाहता हूँ। तो पूरा टैंक की कैपेसिटी है हमारा 50, और 50 का 70% मुझे खाली करवाना है सी से, और सी की कैपेसिटी है 1। तो कितना टाइम लग जाएगा, 35 घंटे का टाइम लग जाएगा। तो मेरे दोस्त इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, 35 आवर। हेलो हेलो। चलिए, अब आज का ये अंतिम क्वेश्चन है। अंतिम क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। दो व्यक्ति ए और बी 25 और 36 किलोमीटर की क्रमिक चाल से 1200 मीटर की एक वृत्ताकार ट्रैक को चारों ओर दौड़ता है। एक ही समय पर वो एक ही बिंदु से शुरू करता है, एक ही दिशा में। तो ट्रैक पर पहली बार कब मिलेगा वो, ठीक है, ट्रैक पर पहली बार कब मिलेगा। मेरे दोस्त ये अगर ये कहता ना कि उसी पॉइंट पर वो कब मिलेगा जहां से चलना शुरू किया था, एक ही समय पर एक ही पॉइंट से चलना शुरू करते हैं एक ही दिशा में, पहली बार कब मिलेंगे। अगर ये कहता जहां से चलना स्टार्ट किया है उसी पॉइंट पर कब मिलेगा, तो एक एक राउंड पूरा करने का टाइम निकालते और एलसीएम निकाल देते। लेकिन इसने ऐसा नहीं किया। इसने सवाल हमसे ये पूछ दिया है कि सर 1200 मीटर जो है ना ये ट्रैक की लंबाई है, और दो धावक हैं जो सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं, एक 27 की स्पीड से जा रहे हैं और एक मेरे दोस्त 36 की स्पीड से जा रहा है। हमसे सिर्फ ये पूछ दिया कि बताओ सर ये पहली बार कब मिलेंगे। तो पहली बार मिलने का टाइम यानी रिलेटिव स्पीड का यूज़ करना होगा। तो बताइए मिलने के लिए इसके पास कितना डिस्टेंस है, तो मिलने के लिए इसके पास 1200 मीटर का डिस्टेंस है।
अब 2 स्पीड एक ही डायरेक्शन में जाएगा तो घट के काम करेगा, तो 36 में 27 घटेगा। तो मेरे मित्र 9 किलोमीटर बराबर, इसे 5/18 से गुना कर दीजिए, ये आपका मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। अब जैसे ही हम यहाँ पर देखेंगे कि 9 दूनी 18 हो गया, 5 से इसको काटेंगे तो ये 24 पंचे, ठीक है, जाके 2 से गुना हो जाएगा, 480 हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आज मेरे दोस्त हम क्वेश्चन को यहीं पे रोकते हैं। आज आपका क्लास 25 क्वेश्चन की। तो मेरे दोस्त कल हमारे पास फिर से हम लोग मिलेंगे 9 बजे। लेकिन याद रखना है कि प्रेजेंटेशन को थोड़ा ठीक रखना है। आप अपने अपने ग्रुप में हमारे पीडीएफ जो देते हैं ना प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह एप्लीकेशन पर, आप बस उस पीडीएफ को अपने अपने दोस्तों में फैला देना, ताकि उस पीडीएफ को देखकर बच्चे समझ जाएंगे कि यहाँ पर किस प्रकार का क्वेश्चन कराया जाता होगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।